तो होमवर्क दे रखा है मैंने ना, उसको डिस्कस करते हैं अपन। हाँ, तो पहले क्वाड्रेटिक का करते हैं डिस्कस, है ना। तो क्वाड्रेटिक में एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 चल रहा है शायद, है ना। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 24 से करना है ना स्टार्ट। हाँ मतलब 18 से करना है स्टार्ट। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 18 में को डाउट हो? 18 में को डाउट हो? हो गया 18? 18 में को डाउट हो? 18 में क्या है, अभी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद भी कर सकते हैं चाहे तो, और क्योंकि इसके रूट ही निकाल सकते हैं ना अपन तो। ये तो क्वाड्रेटिक है सिंपल, इसके रूट निकाल लो। एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, है ना। तो रूट इस तरह से आते हैं जो अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो साइन 18 डिग्री, कॉस 36 इनका यूज कर पाते हैं अपन। जब भाई हम साइन 18 डिग्री की वैल्यू नहीं जानते ना, टीचर के आने के बाद अंदर आ जाएगा करो आप क्लास में। नेक्स्ट टाइम अलाउड नहीं करूंगा मैं, ना। मेरे आने के बाद अंदर कोई नहीं आएगा, कोई भी जरूरी काम हो चाहे आप। मैं वैसे ही मार्जिन लेके आता हूँ ना, तो 4 मिनट लेट ही आता हूँ, ताकि बच्चा व्यवस्थित रूप से बैठ जाए। क्लास लेट भी छुट्टी हो, बच्चा आकर बैठ जाए मतलब। तो हम आ गए शायद 18 पर ना। तो टिक्नोमेट्री के बाद भी कर सकते हैं चाहे तो, अभी भी कर सकते हैं। टिक्नोमेट्री के बाद थोड़ा अनुभव बढ़ जाएगा तो वो एक तरीका और बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी हमें फॉर द टाइम बिंग साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद नहीं होगी ना, है ना। साइन 18 डिग्री की वैल्यू कहाँ से आ रहे हो आप? तो नीचे क्या करने जाते हो? बाहर कभी नीचे जाते हो, कभी 6th फ्लोर पे जाते हो आप, क्या करने जाते हो? मतलब ब्रेक ऐसे ही, मतलब ऐसे घूमने फिरने ही? तो घूमने फिरने के लिए आते हैं क्या अपने? मतलब सेम फ्लोर पे रहने में क्या दिक्कत है? कभी ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं, कभी 6th फ्लोर पे जा रहे हैं, क्या करने जाते हैं? तो अपनी फ्लोर पे रहो ना आप, जो आपका फ्लोर है उसी पे रहो आप, ताकि क्लास खत्म हो जाए, टीचर आ जाए, अपन एंटर कर जाए क्लास में। भागते दौड़ने के लिए थोड़ी आते हैं अपने यहाँ स्कूल के अंदर, कि उसलिए आते हैं। एनर्जी बचा के रखो अपनी ना। तो 18 बताना है मतलब, उसमें हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। हमें बीटा पूछा है, एक रूट दे रखा है कि अल्फा है, और बीटा की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकालना है अपने को। तो टिक्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो अप्रोच बढ़ जाएंगी है ना। अभी हम साइन 18 डिग्री की वैल्यू जानते नहीं है ना, बिना उसके भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमने लिख लिया भाई अल्फा प्लस बीटा। ना वडी अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -हाफ। अब एक तो अल्फा ही सही, मुझे बीटा को इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूं तो मैं कह सकता हूँ कि बीटा इज इक्वल टू -हाफ माइनस अल्फा। मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये बीटा, लेकिन ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अगर एक बीटा है, एक रूट अगर अल्फा है, तो बीटा निकाल लिया मैंने, बिल्कुल सही है। ये वैल्यू गलत है ही नहीं ना। अब इसमें लेकिन देखें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सब में क्वालिटी के हमारे पास है। 2 अल्फा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो इसमें हम देखें ऐसे निकाला जा सकता है कि अगर मैं चाहता हूं कि वो इसको मैं किसी और तरह से मैनिपुलेट करूं, तो हमने ये दिया हुआ है कि वो जो गिवन इक्वेशन है उसका एक रूट तो अल्फा है, तो अल्फा उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। यानी 2 अल्फा, यानी वो कितना हो जाएगा? 2 अल्फा और इंटू अल्फा प्लस 1, ऐसे लिखा हुआ है शायद ना। 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 1 लिखा हुआ है, ये सेटिस्फाई करेगा इसको ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, ये ऐसा आ गया। हमें लेकिन ये चाहिए ना, -हाफ माइनस अल्फा को एक्सप्रेस करना है अपने को, और बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा ही निकालनी, जो ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ऑप्शंस में प्रेजेंट नहीं है। तो यहां से ध्यान से देखो आप, मैं इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ क्वालिटी के टर्म्स में, तो मैंने इसको लिखा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बराबर हाफ। मैंने इसको ऐसा लिख लिया ताकि हाफ वाला फैक्टर तो मैंने कहीं के दिखा दिया। अब इसको इंटरचेंज कर लो आप, ये आएगा 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -हाफ माइनस अल्फा प्लस हाफ, ये ऐसा आ जाएगा। हमें क्या चाहिए लेकिन? -अल्फा -हाफ चाहिए, तो -अल्फा -हाफ भी ला सकता हूँ। कैसा आएगा -अल्फा -हाफ? -1 दोनों तरफ -1 कर दें, तो -अल्फा -हाफ इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर -1। तो ये -हाफ माइनस अल्फा मैंने क्रिएट कर लिया, ये मैंने क्रिएट कर लिया, लेकिन ये भी ऑप्शन में नहीं है। 2 अल्फा स्क्वायर तो है ऑप्शन में, 2 अल्फा स्क्वायर -1 नहीं। अगर वो होता तो हम बोल देते भाई ये बीटा को चाहे ये बोले, चाहे बीटा को, यही तो बीटा है। अगर ये भी ऑप्शन में होता तो ये भी आंसर था।
हो सकता है एक ऑप्शन में ये होता। अब हम देख रहे हैं ऐसा भी नहीं है तो क्वालिटी ऑप्शन में सारे में, लेकिन ये भी नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करें, जो 1 लिखा हुआ है ना, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ। तो ये 2 अल्फा स्क्वायर को मैंने 2 अल्फा स्क्वायर लिखा, माइनस इसको लिख दिया मैंने 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। समझ रहे हैं? ये आ गया माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर एंड माइनस का 2 अल्फा, माइनस 2 अल्फा मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, वी गेट अल्फा प्लस, ये ऐसा आ जाएगा। दिस इज द आंसर। अब चाहे ये लिख लो, एक ऑप्शन में ये होता कि अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट ये ऐसा लिख सकते हैं, दूसरे रूट को हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, और दूसरे रूट को हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। ये सब किसकी वैल्यू है? इससे बीटा की वैल्यू है। अब ऑप्शन में एक ही प्रेजेंट है हमारे पास, ऐसा लिखा हुआ है वो, वरना सबसे आसान तो वो था, लेकिन वो तो जानते हैं वो तो आसान था ही, इसलिए ऑप्शन में दिखा, इसलिए ऑप्शन में दिखाया नहीं उन्होंने आपको ना, और मैनिपुलेट करवाया उसको। ठीक है ना? और जब टिक्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं साइन, अगर मैं इसके रूट निकाल लूँ, हमारे माइंड में ये भी तो आ सकता है सर इसके तो रूट ही निकल जाएंगे, एक्स की दोनों वैल्यू में निकाल सकता हूँ, फैक्टर नहीं हो रहे कोई बात नहीं, मैं धरा 4g का फॉर्मूला लगा दूंगा और दोनों के दोनों रूट निकाल लूंगा, लेकिन वो जो वैल्यू आएगी वो इनकन्वीनियंट आएगी। अभी हमें पता नहीं है कि वो साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है या वो कॉस 36 डिग्री की वैल्यू होती है, ये भी पता नहीं है अपने को, इससे अपन उस ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं कर पाए। आगे पढ़ लेंगे तो आगे एक तरीका और खुल जाएगा हमारे लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे 24 पर आ गए शायद ना, 24 में को डाउट हो 20 बताना है, मैंने शायद करेक्शन करवा दिया था इसमें आपको ना। हाँ तो प्लस साइन है मतलब बीच में ना, तो इसमें क्या है कि जैसे हम निकालने के लिए थोड़ा इसमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, मैनिपुलेट करना ही पड़ेगा। अगेन इसके रूट अल्फा बीटा है और हमें ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए अल्फा टू द पावर 96 एंड इनटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली एक बीटा के अंदर भी है, सेम अल्फा की जगह बीटा लिखा हुआ है ना, तो ये मुझे, हाँ क्या हुआ, अल्फा 12 बिल्कुल सही है, 12 अल्फा रेस्ट पावर 12 माइनस 1, सेम एक टर्म हो रहा है जो बीटा में अल्फा की जगह बीटा लिखा हुआ है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है अल्फा बीटा के अलावा। तो हम देख रहे हैं अल्फा उसका रूट है अगर, तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा। देखो आप अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस वो क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द पावर 1/4 इंटू अल्फा एन प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ये मैंने ऐसा लिख दिया, भाई अल्फा दे रखा है उसका रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा। अब मुझे दिक्कत चिंता इस बात की नहीं है, चलो ये तो मैं कैसे ना कैसे करके निकाल लूंगा, चिंता 96 की है, लेकिन 96 की चिंता इसलिए नहीं है कि अगर मैंने अल्फा रेस्ट पावर 12 निकाल लिया तो होल पावर 8 कर दूंगा तो अल्फा रेस्ट पावर 96 आ जाएगा ना। अब यहां से मैं अल्फा रेस्ट पावर 12 तक भी कैसे पहुंचूं? तो अगर मैं ऐसा स्क्वायरिंग करूंगा ना तो बेसिकली इरेशनलिटी बनी रहेगी, है ना, इरेशनलिटी यहाँ भी है और यहाँ भी है ना, हमें पता भी नहीं है कि आंसर कैसे आएगा, इरेशनलिटी में आएगा या कैसे आएगा, हालांकि सब इंटीजर में लिखा हुआ है ना आंसर। तो हमने क्या करा, इसको ऐसे लिख लिया अल्फा स्क्वायर प्लस रूट 3 को मैंने यहाँ रोक लिया और इस अल्फा वाली टर्म को उधर इंटरचेंज कर लिया, माइनस 3 टू द पावर 1/4 इंटू अल्फा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो वी गेट अल्फा रेस्ट पावर 4 प्लस 3 एन प्लस 2 रूट 3 अल्फा स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा ना। स्क्वायरिंग करने पर ये कितना आ गया, रूट 3 अल्फा स्क्वायर, ये ऐसा आ गया। अब इसको इंटरचेंज कर दो आप, अल्फा स्क्वायर यहाँ भी है अल्फा स्क्वायर वहां भी है, इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया ना, और इंटरचेंज कितने में कितना आएगा, अल्फा रेस्ट पावर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस रूट 3 इंटू अल्फा स्क्वायर, सही है ना, कैसा आ जाएगा ना। अब वापस स्क्वायरिंग कर दो ताकि अल्फा रेस्ट पावर 4 आ जाएगा। अगर मैं दोबारा स्क्वायरिंग करता हूँ तो दोबारा स्क्वायरिंग करने पर मेरे पास आएगा अल्फा रेस्ट पावर 8 प्लस 9 प्लस 6 अल्फा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 अल्फा रेस्ट पावर 4, ये ऐसा आ जाएगा। हम पहुंचना जा रहे हैं अल्फा रेस्ट पावर 12 पर। अब अगर मैं दोबारा स्क्वायरिंग करूंगा इंटरचेंज वगैरह करके तो अल्फा रेस्ट पावर 16 पर पहुंच जाऊंगा मैं ना। हम अल्फा रेस्ट पावर 12 में इंटरेस्टेड है ना, तो अल्फा रेस्ट पावर 12 को ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपन, अल्फा रेस्ट पावर 12 को ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इस अल्फा रेस्ट पावर 4 को इंटरचेंज तो कर लिया पहले, अल्फा रेस्ट पावर 8 प्लस 9 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, -3 अल्फा रेस्ट पावर 4, से लिखा है ना मैंने। अब हम चाहते हैं अल्फा रेस्ट पावर 12 आए, अल्फा रेस्ट पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा रेस्ट पावर 4 से मल्टीप्लाई करने पर अल्फा रेस्ट पावर 12 आ जाएगा, 9 इंटू अल्फा रेस्ट पावर 4 आ जाएगा, और इट विल बिकम -3 अल्फा रेस्ट पावर 8, अल्फा रेस्ट पावर 4 से मल्टीप्लाई किया है ना। अब ये जो अल्फा रेस्ट पावर 8 यहाँ पर है इसको यूज कर लो यहाँ पर, ये जो अल्फा रेस्ट पावर 8 हमने यहाँ निकाला है इस अल्फा रेस्ट पावर 8 की वैल्यू निकाल गया रख दो, तो आ जाएगा -3 तो मेंटेन रहेगा, और व्हाट इज अल्फा रेस्ट पावर 8 -3 अल्फा रेस्ट पावर 4 एंड -9, that is 9 into alpha raised to power 4
10 + 27, और इंटरचेंज अगर मैं करूंगा तो इंटरचेंज करने पर यहाँ से ये हट जाएगा ना, ये यहाँ से निकल जाएगा, एंड वी गेट अल्फा रेस्ट टू पावर 12 इज इक्वल टू 27, therefore अल्फा रेस्ट टू पावर 97 इज इक्वल टू 27 रेस्ट टू पावर 8, ऐसा आ जाएगा। सेम बीटा वाला आ जाएगा, अल्फा की जगह बीटा रख दो बस आप, आगे समझ में, तो सेम बीटा आ जाएगा हमारे पास। बस अब कैलकुलेट कर लेंगे मेरे हिसाब से ना, और कैलकुलेट इसके बाद नेक्स्ट 24 के बाद कौन सा है, 27 हो जाए, 27 तो हो जाएगा ना, अब तो हो जाएगा मेरे हिसाब से ना, वो तो आसान है क्योंकि वहां तो अल्फा की पावर 8 ही निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट 28 पर आ गए, 28 वो क्वालिटी बन रही है, हम चाह रहे हैं उसके रूट जो है कोई रियल रूट नहीं आया है, तो एलसीएम वगैरह लेके क्वालिटी बना दिया, और उसका डी क्या कर दिया हमने, <0 कर दिया, तो है ना, पहले एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्वाड्रेटिक बना दिया, एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, एक्स के कोफिशिएंट को अलग कर दिया, सिस्टमेटिकली अरेंज कर लिया। हम चाह रहे हैं कोई रियल रूट नहीं आए, तो रियल वैल्यू ऐसी नहीं आए कि के किसी भी रियल वैल्यू के लिए उसके रूट रियल नहीं आने चाहिए, तो उस क्वाड्रेटिक का डी >0 कर दिया, उससे ये रेंज आ जाती है k इज <6 + 4√2, वो डी अगर मैं <0 करूंगा ना तो उससे ये रेंज आ जाएगी हमारे पास। तो इसमें जो एक्सेप्टेबल इंटीजर आएंगे वो आ जाएंगे 1 से लेकर 11, क्योंकि मेरे हिसाब से ये हम जानते हैं 1.414 होता है, तो 5.6 समथिंग आएगा, तो ये 0.3 समथिंग आएगा, तो 0.3 और ये मेरे हिसाब से आएगा 11 पॉइंट समथिंग, तो 0.3 से 11 पॉइंट समथिंग में इंटीजर कितने आ जाएंगे, 1 2 3 11, उनका सम निकाल सकते हैं, एपी का यूज करके सम निकाल लो चाहो तो आप, 1 + 2 + 3 + 11, उन सबका सम निकाल लेंगे, है ना। सवाल तो पढ़कर आते हो ना आप, तभी समझ में आएगा सवाल, ऐसा नहीं कि सवाल ही समझाना पड़े टीचर को भी सवाल क्या है, कम से कम वो तो पढ़कर आते ही हैं अपने ना। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट 32 में कोई डाउट हो गया, सिंपल है, तो मैं कोई दिक्कत ही नहीं मेरे हिसाब से ना। अब सीक्वेंस पर आ जाते हैं ना, सीक्वेंस की शीट में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 में मेरे हिसाब से सेक्शन बी है ना, सेक्शन बी में कौन सा है, B1 हो गया, B1 में कोई डाउट। अब इसमें क्या है, मैंने एपी में तो लिखाया था ना आपको, एपी में मुझे टर्म्स एज्यूम करनी हो, तो एपी के अंदर मैंने लिखा रखा है 3 टर्म लेनी हो, मिडिल टर्म को ए मान लो, कॉमन डिफरेंस को डी मान लो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेनी हो 2 मिडिल टर्म a - d और a + d, और कॉमन डिफरेंस 2d हो जाएगा ना। ऐसा अपन यहाँ भी एज्यूम थोड़ा रूल लिख सकते हैं चाहे तो, ये तो आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा ना। और वहां हम कब एज्यूम करते हैं, अगर हमें उनका प्रोडक्ट दे रखा हो या उनका सम दे रखा हो, तो जिस हिसाब से लिखाया गया है उसी तरह से एज्यूम करते हैं अपन। ऐसे अगर मुझे जीपी के अंदर, मान लो मुझे जीपी के अंदर कभी टर्म्स एज्यूम करनी हो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या लिख लेता हूं मैं, नंबर ऑफ टर्म्स, और यहां लिख लेता हूं मैं टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, और यहां टर्म्स, और यहां लिख लिया कॉमन रेशियो। अगर जीपी में मुझे 3 टर्म एज्यूम करनी है, 3 एज्यूम करनी है या 5 एज्यूम करनी है ना, पहले ऑड की बात कर रहे हैं ना, तो अगेन मिडिल टर्म एक ही रखेंगे अपन, ए, वहां कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वहां कॉमन डिफरेंस, तो यहां कॉमन रेशियो आर हो जाएगा, वहां ए, वहां भी ए, वहां डी, यहाँ डी की जगह आर आ गया। अब 3 टर्म मुझे लिखनी है, तो एक बार आर से मल्टीप्लाई कर दो, और पीछे आ रहे हो तो आर से डिवाइड कर दो। जब भी मुझे 3 नंबर जीपी में एज्यूम करने हो और उनका प्रोडक्ट मेंशन कर रखा हो, तो ये एडवाइजेबल है ऐसे एज्यूम करें। क्यों, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करते आर हट जाएगा, फटाफट ए की वैल्यू आ जाएगी। 5 एज्यूम करनी हो तो 2 उधर लिख दो आप, a × r, a r²। अब इधर आ रहे हैं तो आर से डिवाइड कर दो, फिर आर से डिवाइड कर दो, जैसे इनको मल्टीप्लाई करूंगा आर कट जाएगा और a ⁵ आ जाएगा। तो ये एडवाइजेबल है, जब प्रोडक्ट दे रखा हो तो ऐसे ही एज्यूम करना चाहिए, और अगर प्रोडक्ट नहीं दे रखा हो तो फ्रीडम है, आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, a r² ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन नंबर जीबी में एज्यूम करने हैं और उनका प्रोडक्ट दे रखा हो तो एडवाइजेबल ऐसे एज्यूम करें ताकि कैलकुलेट करने में समस्या नहीं आएगी ना। अब 4 मान लो मुझे एज्यूम करनी है या मुझे 6 एज्यूम करनी है, तो वहां क्या करते हैं, a - d और a + d, मतलब सवाल अब वो कर चुके अपन, लेकिन टच में रहे इसलिए अभी भी बोल रहे हैं भाई वहां क्या करते थे, ताकि वो भी टच में रहेगा दोबारा, है ना। और अगर याद नहीं निकले तो पन्ने पलट के दोबारा देखो, ताकि भूल जाए तो फटाफट याद आ जाए ना, भाई वहां क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं। तो वहां a - d और a + d, और कॉमन डिफरेंस, तो 2d की जगह यहाँ r² हो जाएगा, यानी a/r और ar, ये 2 मिडिल टर्म आ गई, और कॉमन रेशियो बन जाएगा r²। अगर मुझे इवन नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करनी है तो मिडिल टर्म 2 आएंगी, a/r और ar, एंड द कॉमन रेशियो इज r²।
अब 4 एज्यूम करनी है, 2 मिडिल टर्म हो गई, एक उधर आगे लिख दो, एक इधर लिख दो। अब कॉमन रेशो आर स्क्वायर है, तो आगे बढ़ने के लिए आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, पीछे बढ़ने के लिए आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ये भाई आर क्यों आ जाए, ऐसे वहां लिख लूंगा, 2 उधर लिख दूंगा और 2 उधर लिख दूंगा। जब भी प्रोडक्ट दे रखा हो, टर्म्स एज्यूम करनी हो जीपी के अंदर, एडवाइजेबल है ऐसे एज्यूम करें, है ना। अब इसके बाद सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साहब से। सवाल तो कर सकते हैं, कर भी लिया होगा शायद आपने ना, वरना मैंने वहां भी नहीं कराया था सवाल आपको, एपी के अंदर भी नहीं करवाया था मैंने, जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती अपने को। इसके बाद हम B2 पर आ गए, B2 में कोई डाउट हो, B2 के बाद B3 में कोई डाउट हो, B3 के बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में E1 का सेकंड पार्ट, E1 के सेकंड पार्ट में कोई दिक्कत हो, हाँ E1 का सेकंड पार्ट ना, हाँ वही तो कह रहा हूँ, कोई दिक्कत हो उसमें, हो गया 3 बाहर निकाल लिया, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद पार्ट 2 में आ गए हम, पार्ट 2 के अंदर B2 में कोई डाउट हो बताना है, B2 के बाद नेक्स्ट B6 में कोई डाउट हो, वो इनफाइनाइट जीबी बन जाएगी। हम जानते हैं ना, 2 साइड का सम, अगर मैं 2 साइड के मिडिल पॉइंट को मिलाता हूँ तो जो सेगमेंट आता है इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। एक ट्राइंगल दे रखा है, इक्विलेटरल है, उसका साइड लेंथ क्या दे रखा है 24, तो पेरीमीटर क्या हो गया 72 हो गया ना, पेरीमीटर आ गया 72। बड़ा आसान सवाल है, आप मतलब आप तो पीसीबी के पढ़े हुए बच्चे हैं, आप सब जानते हैं ना, मतलब क्या दिक्कत आनी चाहिए आपको। तो 72 आ गया ना। अब ये जो ट्राइंगल था इसकी साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दिया, उससे फिर एक ट्राइंगल बन गया, अब उसका पेरीमीटर निकालो। तो जब साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया होगा तो जो सेगमेंट आया होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल आएगा और हाफ ऑफ द लेंथ होगा। साइड की लेंथ कितनी है 24, वो कितना हो गया 12 होगा, तो 12 का 3 गुना कर दो 36, दूसरे ट्राइंगल का पैरामीटर आ गया। नहीं हुआ क्लियर? ऐसे ट्राइंगल बनाते जा रहा है ना, बस ऐसे ट्राइंगल बनाते रहो बस आप, इनफाइनाइट जी बन जाएगी। ये तो 12, ये कितना था 24 था, 24 से फिर ये हमने एक ट्राइंगल बना दिया, साइड्स के मिडिल पॉइंट को मिला दिया और ये ट्राइंगल बन गया। अब ये कितना आ गया, ये 12 आ गया शायद ना, फिर इसके मिडिल पॉइंट को मिला दिया, फिर ट्राइंगल बन गया। इसकी साइड लेंथ क्या आ गई 6, फिर इसके मिड पॉइंट को मिला दिया, अब कितना आ जाएगा, पर ऐसे इनफाइनाइट ट्राइंगल बनते रहेंगे ना। उन सबके पेरीमीटर का सम निकालना, तो पहला 32 आ गया, 36, उसके बाद कितना आ गया, उसके बाद आ गया हमारे पास 18, उसके बाद 18 आ गया, और 3 टर्म सफिशिएंट है, पर इससे मालूम पड़ गया इनफाइनाइट जीबी बन गई और इनफाइनाइट जीबी का सम निकाल A/1 - R। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे शायद पार्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई डाउट हो, जेई में आया हुआ सवाल है, आसान है, 3 इक्वेशन है 3 अननोन है, इक्वेशन 3 है 3 अननोन है, मतलब ये तो फाइटिंग स्पिरिट आपको रखनी चाहिए कि यार अब मैं तो निकाल ही सकता हूँ, ये तो मुझे रखना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन तो मैं कैसे सिखा सकता हूँ, मैं तो सोल्व करके बता दूंगा, इक्वेशन फिर डिफरेंट आ जाएगी, इक्वेशन फिर डिफरेंट आएगी सवाल के अंदर ना। तो हमारे पास 3 अननोन है और अच्छी बात है 3 इन्फॉर्मेशन है, तो इससे 3 इक्वेशन बन जाएंगी। पहली इक्वेशन क्या आएगी, वो एपी के अंदर है, तो 2b = a+c, क्योंकि वरना आएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं आएगा, वरना ना आएगा ही नहीं, सवाल करने नहीं आ पाएगा, क्योंकि इक्वेशन फिर डिफरेंट आएगी और डेटा हमें निकालना आना चाहिए ना। एक इक्वेशन ये है, एक उन्होंने दे रखा है कि A+, जेई में आया हुआ सवाल है, जेई एडवांस के अंदर आया हुआ सवाल है, इस सेकंड इक्वेशन। एक इन्फॉर्मेशन और है कि वो जीपी के अंदर है, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर कर दो और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये तीनों इक्वेशन मैंने लिख ली। अब अच्छी बात यह है कि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन है, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, डर इसलिए नहीं है कि मुझे कहीं हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना पड़ेगा, मैं यहाँ से एबीसी निकाल सकता हूँ। एक रिलेशन और दे रखा है, ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, ये दिया हुआ है अपने को। अब हम क्या करें, हमें एबीसी निकालना है, हालांकि एबीसी नहीं निकालना हमें, हम तीनों निकाल सकते हैं, लेकिन हम ए निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं, सी भी निकाल सकते हैं। पूछा क्या है उन्होंने, ए पूछा है ना, तो हम सबसे पहले बी निकाल सकते हैं। किससे निकालेंगे भाई, यहां से देखो वाड़ी A+C, तो A+C की जगह क्या रख दो, तो 3b कितना आ गया, 3/b कितना आ गया। अब ये कंफर्म है कि जो ए आएगा वो हाफ से कम आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे ऑप्शन हाफ से छोटे हैं, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लो हो सकता है ये जेई मेंस में आता, हो सकता है लकीली एक ही ऑप्शन ऐसा होता जो हाफ से छोटा आता है, तो मेहनत बच जाती है अपनी, है ना। लेकिन चूंकि एडवांस में आया हुआ है ना, इससे सारे ऑप्शन उन्होंने ऐसे दिए जो हाफ से छोटे हैं, ताकि बच्चा कैलकुलेट करके निकाले, हिट एंड ट्रायल से नहीं निकाल ले वो ना। मतलब ध्यान तो रखते हैं वो, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है उनसे कभी, और जिस दिन गलती हो जाए उसका फायदा उठा लो, इसके ऑप्शन पे नजर डाल लो, ऑप्शन पे नजर डाल के जरूर रखो, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई एक ही ऑप्शन हाफ से छोटा हो, उसको बिना कैलकुलेट किए टिक कर दो उसका। अब हम देखें, हमें ए निकालना है, ए निकालना है बस, लेकिन मैं चाहूँ तो सी भी निकाल सकता हूँ। तो अगर बी की वैल्यू आ गई तो बी को गायब कर दो,
बी को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो व्हाट इज ए प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब दो इक्वेशन में काम चल रहा है बस ए और सी के अंदर। एक इक्वेशन तो ऐसे आ गई हमारे पास ए प्लस सी इज इक्वल टू 1। एक अब यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकालूंगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। सही बोल रहा हूँ? 1/16। तो व्हाट वी कैन से अबाउट ए इंटू सी प्लस माइनस 1/4। अब दो पॉसिबिलिटी आ गई मेरे पास। एक तो आ गई ए प्लस सी इज इक्वल टू 1 और ए इंटू सी बराबर 1/4। एक तो मैं इनको सोल्व करके ए और सी निकाल लूं, या मैं ए प्लस सी बराबर 1 और ए इंटू सी इज इक्वल टू माइनस 1/4 को सोल्व करके निकाल लूं, है ना। अब मैं सोल्व इसको भी कर सकता हूँ, सोल्व इसको भी कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि ए की जो वैल्यू आने वाली है वो हाफ से कम आने वाली है। अगर मैं सोच पाया कि भाई यहाँ इसको देखकर सोच पाया अगर भाई इससे तो हमारे पास ए हाफ से छोटा नहीं आएगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं सम 1 आ जाए और प्रोडक्ट 1/4, तो हाफ और हाफ, ए बराबर हाफ और सी बराबर हाफ। हम सोच लेते हैं तो अच्छा लगता है, सोचना आसान है, और जब हम नहीं सोच पाते तो दूसरे पे गुस्सा आता है। सच्चाई है बिल्कुल। अरे यार हम तो नहीं सोच पाए, आपने कैसे सोच लिया? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर इसलिए मैथमेटिक्स बनाई गई है, जहां सोच खत्म हो गई ना वहां मैथमेटिक्स शुरू हो गई। अगर सोचने में दिक्कत आ रही है तो मैथमेटिक्स से सवाल कर लो आप, और सोच पा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैंने सोच लिया, मान लो ए को मैं हाफ ले लूँ, ऐसे दो नंबर सोच पा रहा हूँ, मान लो कि उनको जोड़ने पर 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 1/4, तो ए इज इक्वल टू हाफ और सी इज इक्वल टू हाफ। सोल्व करके भी निकाल सकता। सोल्व करके कैसे निकालूंगा? या तो मैं यहाँ से सी निकाल के यहाँ रख दूं, यहाँ से, या मैं एक क्वाड्रेटिक बना लूं जिसका एक रूट ए है और एक रूट सी है, तो ये उसके रूट का सम आ गया और ये उसके रूट का प्रोडक्ट आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करने पर कितने रूट आएंगे? उनमें से एक ए और एक सी है। इसको देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये लिखा हुआ है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। भाई हाफ हाफ आ गया है ना, यानी आंसर अब इससे आएगा। और अब तो निकाल लेंगे आप, दो वैल्यू आएंगी नो डाउट एक ही, क्योंकि अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाऊंगा ना तो दो रूट आएंगे ना उसके, हमें वो लेना है जो हाफ से छोटा है। अब तो कर ही सकते हैं ना भाई, यहाँ आप रख देंगे 1 और यहाँ रख देंगे -1/4, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। और ए आ जाएगा तो सी भी आ जाएगा। भाई यहाँ से दो रूट आएंगे, जो हाफ से छोटा आएगा वो तो ए है, और जो हाफ से बड़ा आएगा वो सी है, इसका मतलब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 पे आ गए ना। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट हो? 5 वो तो सारे एक जैसे हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो ए आने के बाद सब आ जाएंगे ना। हाँ तो इसमें देखना हमें पता लगाना है कौन सा नंबर कंपोजिट है ना। तो इसमें कंपोजिट के लिए या तो उस नंबर को, या तो आपको जो भी आपको प्रोसेस पता है कि वो जो नंबर दिया हुआ है कि 191 टाइम्स लिखा हुआ है, कभी 105 टाइम्स लिखा हुआ है, कभी कितने बार लिखा हुआ है ना, तो हम देखेंगे भाई हमें फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 अगर 3 बार लिखा हुआ होता और पता लगाना हो कि भाई प्राइम नंबर है नहीं है, तो या तो मैं क्या करूंगा भाई, इसका एक फैक्टर तो यूनिटी है, एक फैक्टर नंबर इटसेल्फ है, या तो मैं डिविजिबिलिटी के जो रूल मुझे पता है या तो उनका यूज करके मैं पता लगा लूं कि इसके कम से कम 3 फैक्टर तो हैं। अगर ऐसा पॉसिबल है तो मान लो मेरे लिए भाई, ये भी तो एक तरीका है ना। मान लो अगर मेरे पास कोई तरीका मिल गया भाई, एक फैक्टर यूनिटी आ गया, एक नंबर इटसेल्फ आ गया, और उन दोनों के अलावा मैं एक और ढूंढ पाया कोई, भाई 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या है 4 से डिवाइड, जैसे ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 37 से डिवाइड होता है, हम जानते हैं ना, तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये तो एक कंपोजिट नंबर आएगा, है ना। तो ऐसे वो, लेकिन वो नंबर कितनी बार लिखा हुआ है, 91 टाइम्स लिखा हुआ है ना। तो वही अगर आप कुछ लगा सको ऐसा कि भाई मैं तो सिर्फ सोच लूंगा कि भाई 1 तो एक फैक्टर आ रहा है, एक नंबर इटसेल्फ आ रहा है, और मैं सोच लूँ भाई 11 से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 से हो रहा है क्या, 4 से हो रहा है क्या, 5 से हो रहा है क्या, मैंने अपनी उस नॉलेज का इस्तेमाल करके पता लगा लिया, और पता लगा लिया कम से कम 3 फैक्टर है, तो फिर मैं बोल दूंगा ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, कंपोजिट नंबर है। या मुझे दिक्कत आ रही है तो हम जीपी का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं कि भाई ये प्राइम नंबर आ रहा है नहीं आ रहा। अब जीपी कैसे लिखें, देखो ध्यान से, अगर नंबर 3 होते ना हमारे पास, मान लो ये 1 काउंटिंग में 3 बार ही होता, तो देखो इसको मैं जीपी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 + 10 और +100 लिख सकता हूँ। अब देखो इसमें मैंने लिखा है इसको 1 + 10 और 10⁻², मैंने इसको ऐसे लिख लिया। यानी अगर काउंटिंग में 1 3 बार है तो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अगर ये काउंटिंग में 4 होते तो हाईएस्ट पावर 3 आती, अगर काउंटिंग में 5 होते तो, अगर काउंटिंग में 91 है तो वो नंबर आ गया 1 1 1 1 1 91 बार लिखा हुआ है, तो 1 + 10⁻1 10⁻2 अप टू 10⁻90 ऐसा आ गया लिखा हुआ। अब हमें इस जीपी का, अगर मैंने जीपी में कन्वर्ट कर लिया तो मैं इस जीपी का सम निकाल सकता हूँ। सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए, आप बताओ फॉर्मूला, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है,
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला बताना है अपने को। अगर किसी जीपी का फर्स्ट टर्म ए है, उसका कॉमन रेशियो आर है और नंबर ऑफ टर्म्स एन हमारे पास है, उस जीपी के फर्स्ट एन टर्म का सम बताना है हमें। आप लास्ट क्लास में नहीं थे मेरे हिसाब से ना? नहीं थे ना? क्यों नहीं आते आप क्लास में? अक्सर पेपर रहता है, कोर्स रहना था, इसे पेपर के चक्कर में छुट्टी कर दी आप। फिर अभी ये जो छूटा है उसको कौन पढ़ाएगा? वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, है ना? रिकॉर्डेड लेक्चर समझ में आया था? अच्छा, मतलब फिर के आने की क्या जरूरत? आराम से घर पे रहना चाहिए, टाइम बचाओ आने जाने का। आने जाने का 1 घंटा बचता है, आराम से घर पे रहो ना। ब्रेक में फटाफट खाना भी खा लो, है ना? कोई गर्मी लग रही हो तो एसी की हवा भी खा लो। फिर अपन ऑफलाइन में क्यों आते हैं? जब अगर इससे काम चल जाता है अपना, तो अपन फिर ऑफलाइन में क्यों आते हैं? मतलब ऐसे रीजन जानना चाह रहा हूँ मैं तो, ऐसे ही मैं रीजन जानना चाह रहा हूँ। बेल कहाँ से बजेगी यार? इसमें धुंधला आ रहा है बच्चों की, शायद क्लियरिटी नहीं है इसमें। मतलब ऐसा क्या करते हैं अपन भाई, जिस दिन हमें हमें काम हो उस दिन तो ऑनलाइन अटेंड कर लो, और जिस दिन फालतू हो उस दिन क्लास में आ जाओ। यही मतलब है इसका, मतलब है ना? जिस दिन घर में काम हो मतलब तो उस दिन आ जाओ आप, और जिस दिन काम नहीं हो उस दिन ही आ जाओ फ्रेंड में घूमने फिरने, ताकि दो यार दोस्तों से मिल भी लो। और जिस दिन जरूरी काम हो उस दिन आना बंद कर दो। क्लास में रेगुलर आना चाहिए ना, जब यहाँ आते हैं अपन ऑफलाइन चलती है। ऑफलाइन ज्यादा अच्छा है ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है? ऑफलाइन ज्यादा। यार ये धुंधला आ रहा है, इनको बुलाओ। तो मतलब वो तो बच्चे तरसते हैं ऑफलाइन के लिए। तो अभी 2 साल में बच्चे मतलब त्रस्त हो गए थे भाई ऑनलाइन, उनके माता पिता भी त्रस्त हो गए, बच्चे भी त्रस्त हो गए। बच्चों को भी माता पिता रोज ही वहां बैठे हुए दिख रहे हैं, बच्चों के माता पिता वहीं दिख रहे हैं, दोनों परेशान हो गए थे एक दूसरे से, है ना? इसलिए भाई ऑफलाइन खुल जाए जल्दी से जल्दी। तो यहाँ आ गया अपने ना जीपी का, बैठो आप। मतलब मेरे हिसाब से 3-4 बार एबसेंट हैं आप क्लास में ना अब तक, जब से दोबारा स्टार्ट हुआ है आपका 10th के बाद। कम से कम 4-5-6 एबसेंट हैं आपकी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। तो यहाँ आ गया अपने ना। अब इस जीपी का क्या सम निकालना है अपन। तो सम में क्या आएगा? ए इंटू आर। व्हाट इज आर? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स आर 91 टर्म्स, -1/r-1। ये जीपी का सम निकाल लिया। अब हमारा पर्पस क्या है? हम करना क्या चाह रहे हैं? हम करना चाह रहे हैं भाई इस नंबर के मैं कम से कम 3 फैक्टर दिखाना चाह रहा हूं, 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर। एक यूनिटी तो ही सी, एक नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा भी अगर कोई फैक्टर मुझे मिल गया तो मैं मान लूंगा फिर ये नंबर कंपोजिट नंबर है। अब हम फैक्टर कैसे करेंगे ना? फैक्टर करने के लिए हमने ये देखा 91 जो है ना, उसको फैक्टराइज कर लो आप। 91 को अगर मैं फैक्टराइज करना चाहूं तो 13 × 7, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब ध्यान से देखिए ना, देखो अगर ऐसा लिखा हुआ हो ना, अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो ये लिखना मेरे हिसाब से बड़ा आसान है, ये लिखना बड़ा आसान है। अगर ये लिखा हुआ है तो ये लिखना बड़ा आसान है क्योंकि फॉर्मूला है। लेकिन अगर कभी ये लिखा हुआ है ना तो उल्टा लिखना आना जरूरी है ना। कभी अगर ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ मिल गया तो इसको देखकर दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि भाई ये एक जीपी का सम है जिसका फर्स्ट सम 1 है, उसका कॉमन रेशो 10 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 91 है। ये देखकर ये लिखना सब बड़ा आसान है। ये देखकर उल्टा भी लिखना आना चाहिए अपने को, जो अभी काम आएगा हमारे देखना ना। अब मैंने क्या करा? 91 को फैक्टराइज कर दिया। मैंने लिखा a⁻7 होल पावर 13 होल पावर 13 -1/-10 -1। मैंने इसको ऐसे लिख लिया ना, क्या 1 लिख देता हूं मैं बाहर, बाहर 1 लिखा था मैंने ऐसे लिख लिया। जरूरी नहीं है मैं 7 को अंदर रखूं 13 को बाहर रखूं, मैं उल्टा भी कर सकता हूं। 13 को अंदर लेके आ जाओ, 7 को बाहर लेके आ, मतलब हो सकता है बात दिमाग में आए भाई आपने 7 को अंदर रखा 13 को बाहर रख लिया, उल्टा कर दो माल। यार ये इसमें देखना क्लियरिटी नहीं आ रही इसमें। बोर्ड उस पर देखो ना क्या देखना है, क्लियरिटी नहीं आ रही है उसमें। क्लियर कहाँ आ रहा वो? अब क्लियर आ गया। हाँ क्लियर है, अब क्लियर है। हम्म। तो हमने क्या करा? 13 को अंदर लाए 7 को अंदर लाए, एक ही बात है ना। अब ध्यान से देखो आप,
इसको हम ऐसे विजुलाइज कर रहे हैं, यानी हमने पहले कैसे विजुलाइज किया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये जीपी का कॉमन रेशियो हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, तो ए आर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन आर -1। यहां ध्यान से देखें, अगर मैं फर्स्ट टर्म 1 को मान रहा हूं, मैंने मान लिया ये आर है, आर रेस्ट टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1, नीचे क्या चाहिए, आर -1, और व्हाट इज आर, लेकिन वो तो नहीं नीचे ना। अगर मैं वो 10 की पावर 7 नीचे आ जाता तो मैं मान लेता कि एक जीपी का समी है और उसका फर्स्ट सम 1 है, कॉमन रेशियो 10 टू द पावर 7 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 13 है। अब मेरे पास नहीं है, लेकिन वो तो मैं चाहता हूँ 10 टू द पावर 7 आए, तो 10 टू द पावर 7 और 10 टू द पावर 7 -1 अपॉन 10 -1, ऐसे लिख दिया, कट जाएगा वो, और 10 -1 बैलेंस हो गया। आ रहा है समझ में? अगेन फिर अपन यहां से देख रहे हैं वापस, ये उस जीपी का सम है जिसका फर्स्ट सम 1 है, कॉमन रेशियो 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स 91 है, सही बोल रहा हूं? अब इसको अगर मैं यहां देख के बोलूं, इसको मैं यहां देखकर बोलूं, क्या ये एक जीपी है, उसका फर्स्ट सम क्या है 1, कॉमन रेशियो कितना है और नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम देख रहे हैं फर्स्ट सम हमारे पास 1 है और नंबर ऑफ टर्म्स 13 है, और कॉमन रेशियो अगर आर मेरे पास है 10 टू द पावर 7, तो टर्म्स 13 है, तो लास्ट सम में पावर कितनी आएगी, 12 आएगी, लास्ट सम में पावर 12, क्योंकि फर्स्ट सम तो 1 है ना भाई, आर की पावर 0, आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर 4, आर की पावर 12, तो ये आ गया 1 प्लस आर और लास्ट में आएगी पावर 12, 10 टू द पावर 84, सही लिखा है मैंने? अब उसको देखो आप, उसको मैंने ऐसे लिख लिया, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं भाई, ये बहुत स्मूथ है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे पास है ना, मैंने इसको ऐसे लिख लिया 1 इंटू दिस। अब फर्स्ट सम तो क्या हो गया 1, कॉमन रेशियो नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये फर्स्ट सम 1, कॉमन रेशियो 10, नंबर ऑफ टर्म्स आर 7, तो लास्ट में पावर कितनी आएगी 6 आएगी। तो जो मैं फैक्टर 1 ही कर पा रहा था ना, यहां कर दिए मैंने। अब ये जो प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये नंबर आ जाएगा, क्या ये नंबर आ जाएगा? इसका मतलब उसका एक फैक्टर तो 1 था, एक फैक्टर नंबर इटसेल्फ था, क्या ये नेचुरल नंबर है? एक फैक्टर ये भी है, क्या ये यूनिटी है? क्या ये नंबर इटसेल्फ है? क्या ये यूनिटी है? क्या ये नंबर इटसेल्फ है? तो 4 फैक्टर तो निकाले लिए अपन ने उसके, एक फैक्टर यूनिटी आ गया, एक नंबर इटसेल्फ आ गया, एक फैक्टर ये आ गया और एक फैक्टर ये आ गया। अब 5वां फैक्टर आया नहीं आया हमें चिंता ही नहीं है ना, हमने कम से कम 4 फैक्टर दिखा दिए, हमें तो कम से कम 3 दिखाने होते हैं बस, कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर के कम से कम 3 फैक्टर दिखा दिए हमने, तो वो मान लिया जाता है कि वो दैट इज अ कंपोजिट नंबर। और अगर प्राइम नंबर है तो उसके एक्जेक्टली 2 ही फैक्टर आना चाहिए, यूनिटी एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है, तभी जाके वो प्राइम नंबर हो। तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। आगे समझ में? ऐसा नहीं कहा। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट हम आगे शायद कौन सा 7 में को डाउट हो, ये जेई एडवांस में आया हुआ है सवाल है ना, 2 आंसर आते हैं हालांकि इसमें, एक आंसर आर इज इक्वल टू 3/4 और ए इज इक्वल टू 1 भी आता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो जो होगा उसी को टिक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। वरना आर की अगर मल्टीपल जो इसमें आता तो आर बराबर 3/4 और ए इज इक्वल टू 1, ये आंसर भी कैलकुलेट करने पर आता है। और अगर हम इनफाइनाइट जीपी की बात कर रहे हैं और उसके सम की बात कर रहे हैं, तो ये बात जरूरी है कि उसका कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में आएगा, और ये भी -1 से 1 के बीच में ही आ रहा है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए जो अवेलेबल है वो टिक करना पड़ेगा आपने, ये ऑप्शंस में नहीं है ना। 2 आंसर आते हैं ना इसके, ये भी आता है ना, लेकिन ये अगर ये ऑप्शन में होता तो हमें ये भी टिक करना पड़ता, ये भी आर हो सकता है और ये ए हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं। इसके बाद नेक्स्ट 8 पर 8 हो गया। 8 में अगेन हमने कंसेप्ट सीखा है कि कई बार हम सीरीज में कुछ नहीं कर पाते, तो सीरीज को क्या करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है, एक सीरीज से मुझे 2 सीरीज बनानी पड़ती है। ऐसे 2-3 सवाल कराए मैंने, एक इनफाइनाइट जीपी में भी करवाया है, एक हमने सम ऑफ 2n टर्म्स भी निकाला था, एक हमने 999 इनका यूज करके भी निकाला है ना। कई बार उसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन तरीका पता है, कई बार हो सकता है हम परेशान हो, सोच नहीं पा रहे हो, लेकिन कंसेप्ट ये है कि भाई सीरीज से काम नहीं चल रहा हो, उसको 2 में स्प्लिट करने की कोशिश करो। स्प्लिट करने के लिए जो पहला टर्म 2 लिखा हुआ है उसको मैंने 1 + 1 लिख दिया, सेकंड टर्म लिखा हुआ है √2 + 1/√2, सेकंड टर्म में मैं कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया। थर्ड टर्म को लिखा मैंने 2√2 - 1, और ये कितना आ गया 1/2 आ गया। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है दैट इज 3√2 - 1, और आगे लिखा है हमारे पास 3√2 - 2, 3√2 - 2, और ये आ गया 1/2√2 आ गया शायद, 1/2√2। इस तरह से आगे और भी टर्म लिखी हुई है हमारे पास,
और हमें इसका nth टर्म निकालना है। एक तो हमें इसका nth टर्म निकालना है और एक सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो थोड़ा वो 2 था ना वो, क्योंकि सब टर्म में सम ऑफ 2 या डिफरेंस ऑफ 2 लिखा हुआ था, हमने 2 को भी ब्रेक कर दिया, फर्स्ट टर्म को 1+1 कर दिया। अब इसमें अलग अलग करके देखते हैं। एक तो मैंने फर्स्ट टर्म को ये इसका 1 अलग कर दिया, ये √2 अलग कर दिया, सबका फर्स्ट टर्म पिक कर लिया, मतलब ये फर्स्ट टर्म इसको पिक कर लिया। और इसके बाद कितना, ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म बन गया, थर्ड टर्म आ गया 2√2 -1 एंड द फोर्थ वन इज 3√2 -2। तो क्या ये एपी है? दिस इज एन एपी। व्हाट इज सेकंड -1? √2 -1। व्हाट इज थर्ड -2? व्हाट इज फोर्थ -3? ये एपी बन गई। तो इस सीरीज को 2 सीरीज में ब्रेक कर दिया, मतलब मैंने एक सीरीज तो मेरे पास ये आ गई ना, ये एक सीरीज बना दी मैंने। अब एक सीरीज में वहां से बना लेता हूँ ना। उसका फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 1/√2, फिर 1/2 आ गया, फिर 1/2√2 आ गया, 1/2। ये जी भी बन गई हमारे पास ना। हमें क्या करना है, ये जो सीरीज थी इसका हमें nth टर्म निकालना है। तो ध्यान से देखें, अगर मुझे इस सीरीज, इस गिवन सीरीज का फर्स्ट टर्म निकालना होता तो किसे निकालता? इसका फर्स्ट टर्म और उसका फर्स्ट टर्म जोड़ देता मैं। भाई इस सीरीज का फर्स्ट टर्म यही तो है, किसे निकाला मैंने? इसका फर्स्ट टर्म निकाल लिया, उसका फर्स्ट टर्म, दोनों को जोड़ दिया। इसका सेकंड टर्म निकालना होता तो इसका सेकंड टर्म, उसका सेकंड टर्म जोड़ देता। थर्ड निकाल, इसका थर्ड, उसका थर्ड। अब मुझे इसका nth टर्म निकालना है, इसका nth टर्म निकाल लो, उसका nth टर्म निकाल लो, दोनों को जोड़। अब एपी का मुझे nth टर्म निकालना आता है, मुझे फर्स्ट टर्म पता है, ए पता है, मुझे कॉमन डिफरेंस पता है, मैं इसका nth टर्म निकाल सकता हूँ। मुझे इसका फर्स्ट टर्म पता है, आर पता है, मैं इसका nth टर्म निकाल सकता हूँ, दोनों को जोड़ दूंगा। आगे समझ में? अब मुझे मान लो सम ऑफ 2 टर्म्स, इस सीरीज के सम ऑफ 2 टर्म निकालना होता, इस सीरीज का सम ऑफ 2 टर्म्स, इसका फर्स्ट टर्म तो ये है और इसका सेकंड टर्म ये है, इनका सम निकालना होता। तो इनको जब ऐड कर रहा हूं तो 2 टर्म इसकी आ रही है, 2 टर्म इसकी आ रही है, मतलब इस सीरीज की 2 टर्म का सम निकालने का मतलब क्या है? इसकी 2 टर्म का सम और इसकी 2 टर्म का सम। नहीं आ रहा समझ में? इसकी 3 टर्म का सम, इसकी 3 टर्म का, अब मुझे एन का निकालना है, तो इसकी फर्स्ट एन टर्म का सम और इसकी, और मुझे एपी का फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना आता है ना। तो एपी का फर्स्ट सम मेरे पास है, एपी का कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एन, मैं सम निकाल सकता हूँ। जीपी का फर्स्ट सम है, कॉमन रेशियो है, नंबर ऑफ टर्म्स एन है, उनका सम निकाल सकता हूँ और दोनों को जोड़ दूंगा मैं। कर लेंगे अब तो मेरे हिसाब से ना। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? इसके बाद 13 में कोई डाउट हो? अच्छा सवाल है ना। हम जानते हैं जीपी का सम निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो कब एप्लीकेबल है? व्हेन द कॉमन रेशियो इज नॉट इक्वल टू 1। तो अगर मुझे उस जीपी का सम निकालना है और हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, अच्छा सवाल है, मतलब बहुत अच्छा सवाल मानता हूँ उसको मैं ना। a⁻² 2017 -2a + 1 = 0, ये एक इक्वेशन लिखी है। कितने डिग्री का है? 2017 डिग्री का है। 2017 रूट है इसके, 2017 रूट है इसके ना। उनमें से एक a = 1 भी है, क्योंकि a = 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अगर मैं एक ही जगह 1 रख दूं तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका एक रूट a = 1 भी है। और अब हम ध्यान से देखें, हमें इस जीपी का सम निकालने के लिए कहा गया है 1 + a + a² और प्लस अप टू a⁻² 2016, a⁻² 2016, हमें इसका सम निकालने के लिए कहा गया है। अब इसका व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी? तो मैं फॉर्मूला कब लगाऊंगा? जब a ≠ = 1 होगा। अब a आएगा कहां से? यहां से आएगा। क्या जरूरी है इसको a = 1 ही सेटिस्फाई कर रहा हो? क्या 1 के अलावा कोई और सेटिस्फाई कर सकता है? भाई मैं नहीं निकाल पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको सेटिस्फाई करने वाला a = 1 भी हो सकता है और हो सकता है a ≠ = 1 भी हो। तो हमने पहले मान लिया कि लेट a = 1। हमें क्या पता भाई इसका कॉमन रेशियो 1 है या नहीं है? हमें तो a यहां से निकालना है। क्या इसको a = 1 सेटिस्फाई कर रहा है? यानी a की वैल्यू 1 हो सकती है, और अगर a 1 हो गया तो किसी फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं है। 1 को कितनी बार जोड़ना है? 2017 टाइम। तो आंसर आ गया 2017। कब आया है? जब a = 1 है। तो आंसर इज 2017। अब अगर a ≠ = 1 है, नाउ इफ a ≠ = 1, तो सम निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? a r नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r - 1, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब ये सम आंसर में ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है, तो हम ध्यान से देखें, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा। अब जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसको देखते रहो और वहां क्रिएट कर लो उसको, भाई वही बचाएगा अपने को। है तो भाई या तो हम ऐसा करें कि भाई a की वैल्यू जो नॉट इक्वल टू 1 है, ऐसा रूट जो नॉट इक्वल टू 1 है और जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं उसको निकालूं और उसको निकाल के रख दूं यहाँ में। पर अगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा तो मुझे जरूरत ही नहीं है ना, मैं इसका यूज करके ऐसा एक्सप्रेशन जनरेट कर लूंगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? a⁻² 2017, जो चाहिए वो क्रिएट कर लो। हमें एक तरफ ये चाहिए -1 चाहिए ना, तो हमने पहले उसको इंटरचेंज कर लिया।
तो वो कितना आ गया 2a, वो कितना आ गया 2a, तो कितना आ गया 2a माइनस 1। हमें क्या चाहिए, यहाँ -1 चाहिए। आगे समझ में, ये -1 कर दिया, और ये कितना आ गया 2 इंटू, क्या आ गया 2 इंटू a माइनस 1, 2 इंटू a माइनस 1। और सिंस a नॉट इक्वल टू 1 है, तो मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आधा आंसर 2 है या फिर आंसर 2017 है, डिपेंडिंग अपॉन कि a बराबर 1 है या a नॉट इक्वल टू 1 है। क्लियर हो गया, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। और कौन सा है, बस ये थे ना, आगे चलते हैं अपन। तो हम आगे थे शायद जीपी पे आगे थे, प्रॉपर्टी लिख रहे थे ना। हाँ, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी लिख चुके थे अपन ना। लास्ट प्रॉपर्टी थी कि जीपी है, उसकी टर्म्स अगर पॉजिटिव है तो उन पर कोई सेम नंबर अगर मैं पावर पे लगा दूंगा तो उससे क्या आ जाएगी, हमें जीपी मिल जाएगी ना। उससे जीपी मिल जाएगी हमें ना, तो हमने देखा था लास्ट से ना। जैसे फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं ना, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, if A, B, C, D are in GP, if A, B, C, D are in GP, then prove that A square plus B square, B square plus C square, C square plus D square are also in GP। हालांकि पहले कर रखा है हमने क्लास में, लेकिन अब प्रॉपर्टी पढ़ ली तो उसका भी यूज कर सकते हैं। पहले सिर्फ जीपी का आइडिया था, उसका यूज करके भी निकाल लिया। आप जीपी की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो उसका भी यूज कर सकते हैं ना। टर्म्स अगर जीपी की हैं, उन पर सेम पावर अप्लाई कर दिया अगर मान लो हमने, हो गया। और तो स्क्वायरिंग कर दो आप, हम जानते हैं अगर ये जीपी के अंदर है तो हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर, क्या ये जीपी के अंदर है। और अगर ये जीपी के अंदर है तो क्या ये भी जीपी के अंदर है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। अगर ये जीपी के अंदर है तो क्या ये भी जीपी के अंदर है, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर, ये भी जीपी के अंदर है। इनको ऐड कर दो आप, आगे समझ में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विल आल्सो बी इन जीपी। पहले हमने क्या करा था, ए को ए मान लिया था, बी को ए आर मान लिया था, और सी को ए आर स्क्वायर मान लिया था ना। उसका यूज करके भी काम चला लिया ना, प्रॉपर्टी बताया था, प्रॉपर्टी का यूज करके भी निकाल लिया। ठीक है ना बच्चों, तो मतलब वो ठीक है, वो अप्रोचेस जितनी चीजें याद होगी ना उतनी अप्रोचेस बढ़ जाएगी। कम से कम भी याद हो तो जो भी याद है ना उससे भी काम चला सकते हैं अपन, ऐसी बात नहीं। अपन तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं हम आप लोगों को ना, उससे कम भी पढ़े तो भी काम चल सकता है अपना। अपन इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं, अलग अलग तरीके से सवालों को करते हैं ना, उससे कम भी नॉलेज हो तो भी काम चल सकता है अपना, ऐसी बात नहीं है ना। लिखिए उसके बाद एक यहाँ स्टार लगा के लिख लें, अलग से कोई प्रॉपर्टी नहीं बना रहे, ऐसे स्टार लगा के लिख रहे हैं वचन। इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी, if A, B, C are in AP, then x to the power A, x to the power A, x कोई भी नंबर है मतलब, x to the power B और x to the power C will be in GP। ये GP के अंदर हो जाएंगे ना। यानी अगर AP की टर्म्स है उनको किसी सेम नंबर पर पावर पे लगा दें, AP की टर्म्स को किसी सेम नंबर पर पावर में लगा दें तो उससे GP बन जाएगी ना, उससे GP बन जाएगी। तो अगर ये AP के अंदर है तो x to the power A, x to the power B, x to the power C will be in GP। ये दिखा सकते हैं ऐसे ना, कैसे आया भाई, इसको दिखा सकते हैं ना भाई, ये तो रिजल्ट है, अपने रिजल्ट है भाई। ऐसे अगर कोई छूट मतलब जितना हमें आता होता है वो तो बता रहे हैं हम आपको। मान लो अगर मैं नहीं बता इस बात को, अपन कॉमन सेंस लगाते फिर ना। ये पंखा कहाँ से बंद होगा, इसको बंद कर दो, ये आवाज करेगा, वरना वहां से बंद कर दो। ये मैं थोड़ा एक चला लेता हूँ, ये रेगुलेटर एक तो खराब हो रहे हैं ना इनके, आवाज बहुत ज्यादा करते हैं, तेज चलेगा बहुत। चलो एक चला लेते हैं ना। तो यहाँ आ गए अपन, इसको दिखा सकते हैं। अब ये किसके अंदर है, ये एपी के अंदर है, तो 2b इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस सी हो गया। यही बोल सकता हूँ कि b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। अब अगर वो एपी के अंदर है तो ये नंबर और ये नंबर बराबर है, यानी अगर ये 2 है तो वो भी 2 है, ये -1 है तो वो भी -1 है। और अगर ये बराबर है
तो हम बोल सकते हैं therefore x raised to power b minus a will be equal to x raised to power c minus b। भाई दोनों का बेस भी बराबर है, दोनों की पावर भी बराबर है, बराबर आएंगे आएंगे। अब इसको लिख सकता हूं मैं x raised to power b अपॉन x raised to power a। इसको लिख सकता हूं x raised to power c अपॉन x raised to power b। और अब तो क्लियर कट हो गया हमारे पास, है ना? आगे समझ में? तो x to the power a, x to the power b, x to the power c will be in gp। अब चाहे इसको यहाँ लिख लो उसको वहां लिख लो, एक ही बात है उतना। आगे ना समझ में? ऐसे दिखा सकते, तो ये जितना आता है उतना लिखने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज तो अपन निकाल ही सकते हैं फिर ना। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ हमारे पास, इफ ए बी सी आर इन एपी, देखिए एक सवाल, इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी, if A, B, C are in AP, if A, B, C are in AP, then prove that if A, B, C are in AP, then prove that 9 to the power AX plus 1, 9 to the power BX plus 1, and 9 to the power CX plus 1, and 9 to the power CX plus 1 are in GP। ये दिखाना है कि GP के अंदर है। सेट करते हो खड़ा आप यार, अच्छी आदत है। हो गया ना? वो तो एबीसी ऊपर की पावर एपी में है और नंबर सेम है तो जीपी में आएगा। तो यहां से स्टार्ट कर दिया ना, एबीसी किसके अंदर है? क्या ये एपी के अंदर है? यस। तो ए रेस टू पावर है ए इंटू एक्स, बी इंटू एक्स, ये किसके अंदर है? +1 +1, ये किसके अंदर है? अब सेम नंबर पे पावर में लगा दो, ये किसके अंदर आ गए? जीपी के अंदर आ गए। एक लाइन में लिख दिया अपन ने आंसर, ठीक है ना? ऐसे उसको देख लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। इन अ जीपी, इन अ जीपी, इस तरह की प्रॉपर्टी हमने एपी में भी लिखी थी, है ना? इन अ जीपी एनी टर्म, इन अ जीपी ऐसे लिखो, इन अ जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स, इन अ जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स which are equidistant, in a GP the product of the terms which are equidistant from the beginning and the end, in a GP the product of the terms which are equidistant from the beginning and the end is always constant। एपी में क्या था? एपी में सम कांस्टेंट था, वहां सम कांस्टेंट था। ऐसे कंपेयर भी करना चाहिए अपने को, कभी लगे ना भाई ऐसी पढ़ी बात मैंने दोबारा भी पढ़ी है और वो एकदम दिमाग में नहीं आ रही हो, तो पन्ना पलट के मेहनत करके उसको सीखना चाहिए, ऐसी क्या पढ़ी थी जो सिमिलरिटी थी, ताकि वो याद रहेगा उस बारे में। इन अ जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। वहां होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बराबर, यहां होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। In a GP, the product of the terms which are equidistant from the beginning and the end is always constant and is equal to the product of first and last term। जैसे वहां दिखा, जैसे यहाँ दिखा सकते हैं, ये मैंने मान लिया जीपी का फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म मान लिया, ये थर्ड टर्म मान लिया ना, इसको मान लो फोर्थ टर्म मान लिया ना, लास्ट टर्म मैंने मेंशन कर दिया, मान लिया जीपी का ये लास्ट टर्म है। अब अगर मैं आगे जा रहा हूं तो आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये क्या आ जाएगा? एल बाई आर आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा? एल बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? एल बाई आर क्यूब आ जाएगा ना। अब ये जो टर्म है ये बिगिनिंग से सेकंड है और ये एंड से सेकंड है, इनका प्रोडक्ट निकालो, ए इन 12 आ गया ना। फिर अगर मैं यहाँ देखता हूँ ये बिगिनिंग से थर्ड है और ये एंड से थर्ड है, इनका प्रोडक्ट निकालो, ए इन 12 आ जाएगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अब इससे ही बोल सकते हैं अगर कोई टर्म जो है, वहां एक टर्म और लिखा था हमने ना कि एपी का अगर कोई भी टर्म है तो एनी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू हाफ of the sum of the terms which are equidistant from it। ये लिखा था ना वहां हमने, यहां ऐसा बोल सकते हैं, यहां लिख लें, स्टार लगा के लिख लें, in a GP the square of any term, the square of any term के बाद लिखेंगे ब्रैकेट में एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म,
in a GP the square of any term, उसके बाद लिख लिया हमने x of the first term is equal to the product of the terms which are equidistant from it, in a GP the square of any term के बाद लिखा ब्रैकेट में x of the first term is equal to the product of the terms which are equidistant from it. वो हाफ था ना, मतलब तो हाफ क्या है, स्क्वायर में चला गया, वही मानो आप हाफ स्क्वायर में चला गया वो, और वहां सम की जगह प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। अब देख सकते हैं ना, मतलब इस टर्म की बात करते हैं, मान लो इस टर्म की बात करते हैं, भाई ये टर्म इसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, जो भी टर्म इससे बराबर डिस्टेंस पर है उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा इसका स्क्वायर। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हम बोल सकते हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। आ रहा है समझ में? हम ये देख सकते हैं भाई, यहाँ देखो आप, हम चाहें तो इसकी बात कर सकते हैं ना, यहाँ कितना आएगा, a⁴ आ जाएगा हमारे पास। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसका स्क्वायर कर दो, उनका प्रोडक्ट निकाल दो, बराबर आ जाएगा। आगे समझ में? ऐसे कभी जरूरत पड़े तो इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if a1 a2 a3 if small a1 if a1 a2 a3 up to an are positive terms of a GP, पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं समझ में आ जाएगा अभी आपको। are positive terms of a GP, then log a1 log a2 log a3 up to log an are in AP, अब पॉजिटिव क्यों बोला है समझ में आ गया होगा, वरना लॉग डिफाइन नहीं होता है। अब इसमें क्या है, लॉग का बेस यहाँ कितना है अभी, तो बेस इज नॉट इंपॉर्टेंट ये कि बेस सबका सेम होगा बस। अब चाहे सबका बेस 2 लगा दो, सबका बेस 3 लगा दो, सबका बेस 1/2 लगा दो, अगर वो जीपी की टर्म्स पॉजिटिव है उनका अगर मैं लॉग ले लूंगा तो उससे एपी आ जाएगी हमारे पास। बस उनका लॉग का बेस सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसको दिखा सकते हैं अपन चाहें तो, ये एपी में दे रखा है अपने को, और अगर ये इसमें दे रखा है जीपी में, तो ये आ गया a2/a1, अपन बोल सकते हैं a2/a1। जीपी का मतलब ये हो गया a3/a2, या हो जाएगा a4/a3। कंजुगेटेड टर्म्स का रेशियो क्या है, सेम है ना, ये क्या आ गया an/an-1। क्या है, सब बराबर है अगर जीपी के अंदर है। अब इनका लॉग ले लो भाई, अगर ये नंबर बराबर है, ये 2 है तो सब 2 है, ये 3 तो सब 3 है, इनका लॉग ले लो आप। अब मैंने लॉग ले लिया, तो आ गया log ऑफ a2/a1 log ऑफ a3/a2 log ऑफ an/n-1। ऐसा लिख लिया ना। अब चाहे जो मैंने लॉग लिया है ना, अब ये बराबर तभी आएंगे भाई, ये नंबर बराबर है, तो ये वैल्यू बराबर कब होंगी, जब इसका बेस सेम हो जाएगा। नंबर तो बराबर ही है ना दोनों में, अब इनका बेस सेम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि बेस क्या है, इंपॉर्टेंट है बेस सबका सेम आना चाहिए। अब लगा दो यहाँ पर log m/n की प्रॉपर्टी लगा दो, क्या जाएगा log a2, क्या जाएगा log a2। कैसा आ जाएगा, तो ऑब्वियस से बात है एपी के अंदर आ गए ना, क्योंकि log a2 - log a1 log a3 - log a2 और log an - log n-1 बराबर आ गया। तो ये प्रूव गया कि एपी के अंदर आया ना। तो याद रखना है, इसका यूज भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है ना। तो ये जीपी की प्रॉपर्टी को कवर कर लिया हमने। अब आते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट नाउ वी कम टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, सेम कंसेप्ट है, सेम तरीका है, जो हमने वहां किया था वो यहाँ करेंगे ना। उसको बोलते हैं, मैं दोबारा वहां क्या करते हैं अपन, वहां डेफिनेशन बोलते हैं भाई, अगर 3 नंबर हैं और वो एपी के अंदर है तो मिडिल टर्म क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। ये ऐसा बोलते हैं, इफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स आर इन एपी देन ऑल द टर्म्स व्हिच आर इंटरमीडिएट बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट आर नोन एज अरिथमेटिक मीन्स
बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। ये डेफिनेशन हो गई है ना। अब हम सिंगल मीन भी निकाला है, हमने एन अरिथमेटिक मीन भी निकाला है, और उन अरिथमेटिक मीन का सम भी निकाला है। सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे मतलब। अब यहाँ क्या करेंगे, जीएम की बात करेंगे, जीएम की बात करेंगे, उसके बाद सिंगल जीएम निकालना सीखेंगे, उसके बाद एन ज्योमेट्रिक मीन निकालना सीखेंगे। वहां हमने सम निकाला था, यहाँ हम प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे ना। वहां हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, या हम कॉमन रेशियो निकालेंगे ना। तो लिख लेना, इफ थ्री टर्म्स, फिर लिखा ब्रैकेट में जो हमने वहां नहीं लिखा था, यहाँ लिख रहे हैं ना, इफ थ्री टर्म्स, फिर लिखा ब्रैकेट में ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव। थ्री टर्म्स, इफ थ्री टर्म्स, फिर लिखा ब्रैकेट में ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव, ब्रैकेट बंद कर दिया, आर इन जीपी, and the middle term is called geometric mean of other two. And the middle term is called geometric mean of other two. The middle term is called geometric mean of other two. मिडिल के अलावा जो दो बची ना, वो उनका ज्योमेट्रिक मीन आ गया मतलब। मिडिल टर्म इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अदर टू। अब इसमें क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव की बात, सारी टर्म है तो पॉजिटिव होनी चाहिए, ये सारे नेगेटिव। ये अपन एपी में बात नहीं करते हैं ना, वहाँ अपने आप आ जाता है वो ना। बेसिकली अपन जब मीन निकालते हैं ना, कोई सा भी मीन निकाले, 10 में भी पढ़ के आते हैं आप है ना, मीन मॉड मीडियन पढ़ के आते हैं शायद आप 10 क्लास के अंदर। नंबर भी अच्छे आते हैं आपके उसमें ना, वो अपने जेई के सिलेबस में भी है ना। अब तो वो एडवांस में भी आ गया बल्कि ना, पहले जेई मेंस में ही था, अब वो एडवांस में भी है ना। तो इसमें मीन का मतलब क्या है, हम कोई सा भी मीन निकालें, वो जो मीन होता है ना, वो नंबर्स के बीच में आता है। यानी अगर मान लो दो नंबर है हमारे पास, एक छोटा है एक बड़ा है, मान लो एक नंबर 2 है और एक नंबर 4 है। अब इनका मैं कोई सा भी मीन निकालूं, जो मीन आएगा वो छोटे नंबर से बड़ा आएगा, और बड़े नंबर से मतलब उनके बीच में आएगा वो। और अगर नंबर ही बराबर होंगे तो मीन भी क्या आएगा, उनके बराबर ही आ जाएगा ना। तो हम देख रहे हैं, मान लो ये बोलूं मैं कि 2 -4 और 8 क्या है, जीपी के अंदर है, यस, व्हाट इज द कॉमन रेशियो, बट -4 कैन नॉट बी देयर ज्योमेट्रिक मीन। -4 मीन ही नहीं हो सकता। मीन 2 और 8 का अगर मैं मीन निकालूंगा ना, तो 2 से बड़ा आएगा और 8 से क्या आएगा, ये तो दोनों से छोटा है ना। इसलिए अपन को लिखना पड़ता है सारे पॉजिटिव है या सारे क्या हो, नेगेटिव है। हाँ, अगर मैं ये बोल देता कि भाई अगर 2 4 8 अगर जीपी के अंदर है, तो मैं बोल सकता हूँ 4 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8। मैं ऐसा बोल दूं -2 -4 -8 क्या है, जीपी के अंदर है क्या, -4 इन दोनों के बीच में है, यस, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जितने भी सवाल अब तक आए ना, मैं तो फिर भी लिखा रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। जितने भी सवाल आते हैं जीएम वगैरह के अंदर, उनमें नंबर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं, सारे नंबर पॉजिटिव। लेकिन अपन ने फिर भी डिस्कस किया है कि भाई अगर सारे पॉजिटिव हो जाए या सारे नेगेटिव हो जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती, तब भी अपन ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जितने भी सवाल आते हैं सब में ज्योमेट्रिक मीन में जब निकालने के सवाल जितने भी आते हैं, उन सब में सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव ही हमारे पास होते हैं ना। लिख लें अभी, ना, ये हमने डिफाइन। फिर नेक्स्ट आंसर लिखें, इफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स आर इन जीपी, इफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स आर इन जीपी, then all the terms which are intermediate between the first and the last terms, if any number of terms are in GP, if any number of terms are in GP, then all the terms which are intermediate between the first and the last terms are called geometric means between the first and the last term। उसी को कॉपी कर रहे हैं जो पहले लिखा था हमने, बस एपी की जगह जीपी आ रहा है और एएम की जगह जीएम आ रहा है ना। If all the terms, if any number of terms are in GP, then all the terms which are intermediate between the first and the last terms are called geometric means between the first and the last term. मतलब जो बोला है उसका मतलब ये है, if 2 4 8 16 32 64, मान लो कुछ टर्म्स हमारे पास जीपी के अंदर है ना, फर्स्ट क्या इनमें 2 है और लास्ट क्या 64 है। तो जो भी फर्स्ट और 4 के लास्ट के बीच में है, ये जो टर्म्स हैं जो फर्स्ट और लास्ट के बीच में, दीज आर नोन एज ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 64। इसको बोलेंगे फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, इसको बोलेंगे सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन, और इसको बोलेंगे फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन। समझ में आ गया ना, ऐसे निकाल। अब हम सिंगल जीएम निकालना सीखेंगे, उसके बाद एनजीएम निकालना सीख लेंगे। क्या लिखो आप, टू फाइंड अ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, to find a single geometric mean inserted between two given positive numbers a and b। अब इसमें बस ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं नंबर को बोलूंगा ना, अगर मैं बोल रहा हूं कि नंबर जीपी के अंदर है, तो जीपी बोलने से जीएम नहीं आएगा।
हाँ जीएम अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जीएम है, तो नो डाउट वो नंबर किसके अंदर होंगे, जीपी के अंदर होंगे। या जीपी बोलने से जीएम नहीं आएगा, वहां तो अगर हम एपी बोल देते तो एएम आ जाता है, एएम बोलेंगे तो एपी आ जाएगी। मैंने एग्जाम्पल बताया ना आपको, 2 - 4 8 जीपी के अंदर है, लेकिन बीच वाला नंबर जीएम नहीं है। हाँ अगर मैं बोलूंगा भाई 2 और 8 के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन है वो बी है, फिर तो तीनों नंबर किसमें आ जाएंगे, जीपी के अंदर आएंगे मतलब। तो फाइंड अ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन टू गिवन पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। वहां पर इनके बीच में सिंगल एम निकालते हैं या इनके बीच में सिंगल जीएम निकाल रहे हैं अपन। तो फाइंड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन टू गिवन पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। तो क्या करें, वहां क्या अपन क्या एज्यूम करते हैं, कैपिटल है, या क्या मान लो कैपिटल जी, वहां एपी का कंसेप्ट लगा दो, या जीपी का कंसेप्ट लगा दो। लेट कैपिटल जी विद अ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। थोड़ा याद रखा करो पढ़ी हुई चीजों को ना, काफी हेल्प मिलेगी, आपको ही मिलेगी हेल्प, अच्छा लगेगा आपको उससे ना, मतलब माइंड में आना चाहिए। अभी पढ़ाई है ना अपन रिसेंटली। लेट कैपिटल जी विद अ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, लेट कैपिटल जी विद अ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। और अगर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन का अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ए जी और बी ये किसके अंदर आ गए, जीपी के अंदर आ गए, आर इन जीपी। और अगर जीपी के अंदर है तो हम जानते हैं मिडिल टर्म का स्क्वायर कर दो या रेशो बराबर कर दो, तो जी की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। लेकिन हम जानते हैं, हम बोल रहे हैं ये दोनों पॉजिटिव है, और अगर दोनों पॉजिटिव है तो जो इनका मीन आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लिख देंगे सिंस ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, सिंस ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, देयरफॉर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आ गया। तो पॉजिटिव नंबर ए और बी हैं, उनके बीच का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया। हाँ अगर मुझे दिया होता कि ए और बी दोनों नेगेटिव है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता फिर, माइनस का अंडर रूट ए बी हो जाता है। लिख सकते हैं, एंड इफ ए एंड बी आर नेगेटिव, if A and B will be negative, then single geometric mean will be equal to minus अंडर रूट ए भी आ जाता है फिर हमारे पास। और अगर एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता, फिर हम ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव, तो अंडर रूट में नेगेटिव आता होता, इमेजरी नंबर आ जाता, फिर ना उसको निकाल ही नहीं पाते फिर। हालांकि नेगेटिव नंबर की बात कभी नहीं करते जब जीएम का सवाल आता है, हमेशा नंबर पॉजिटिव दे रखे होते हैं। आप क्लियर हो गया ना आपको। अब अगर दो नंबर हमारे पास ए और बी हैं, ये कैसे भी हों, सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या है इनका, सिंगल अरिथमेटिक मीन ये निकालना सिखाया ना भाई आपको। अब अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी। तो अगर दो नंबर हमारे पास हो तो उनका सिंगल एम भी निकालना आ गया और सिंगल जीएम भी निकालना आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और स्क्वायर रूट लगा दो अपन, है ना। अपन उस प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकते थे यहाँ पर कि भाई अगर ये जीपी के अंदर है तो ये टर्म का स्क्वायर इनसे जो इक्वल डिस्टेंस पर उनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा, तो जी स्क्वायर बराबर ए भी, वैसे भी बोल सकते थे अपन चाहते थे। अब अपन निकाल रहे हैं एन ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन टू फाइंड एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड, to find n geometric means inserted between two given positive numbers a and b. To find n geometric means inserted between two given positive numbers a and b. वहां क्या करते हैं, a1 a2 a3 an मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लें, G1 G2 G3 Gn मान लेते हैं, उससे G भी बन जाएगी। वहां D निकालते हैं, यहाँ क्या निकालेंगे, वहां D किससे निकालते हैं, पर वैसे ही मैं यहाँ से निकाल लूंगा ना, वहां फॉर्मूला होता है ना B माइनस ए, यहाँ तो लगा नहीं सकते फॉर्मूला, तो वो जो फॉर्मूला आता है B माइनस ए वाला, वो जिस कंसेप्ट से आता है सेम कंसेप्ट में यहाँ लगा दूंगा ना, सेम कंसेप्ट में यहाँ लगा दूंगा। तो लेट G1 G2 G3, लेट G1 G2 up to Gn be required n geometric means between A and B. There were A, G1, G2, Gn, B, R in GP। ये सब जीपी के अंदर आ गए ना, आर इन जीपी, जीपी के अंदर आ गए। अब मुझे अगर ये जीवन क्या है, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, टर्म तो सेकंड है लेकिन ज्योमेट्रिक मीन फर्स्ट है, ये टर्म थर्ड है लेकिन ज्योमेट्रिक मीन सेकंड है। ये टर्म कौन सा है, n+1th, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन कौन सा, n नंबर का ज्योमेट्रिक, ऐसे ही वहां होता है ना। अब ये टर्म्स काउंटिंग में कितनी है, और व्हाट इज n+2 टर्म, बस वहां भी ऐसे निकाला था, यहाँ भी ऐसे निकाल लो।
लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द अबव जीपी। वहां डी मानते हैं, आर मान लिया हमने। सेम कंसेप्ट, थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए बस, थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ी अवेयरनेस, काम आसान हो जाएगा अपने। लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द अबव जीपी। पर वो आर निकालना है मुझे, और आर निकालने के बाद सबको आर से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो सिंस टी एन प्लस टू इज इक्वल टू, व्हाट इज टी एन प्लस टू? बी। ये कितना आ गया? ए आर रेस्ट टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन इज इक्वल टू बी। सही बोला है? देखो मैंने चलिए निकाल दिया। फर्स्ट सम ए है, कॉमन रेशियो हमने मान लिया। इस जीपी का एन प्लस टू टर्म क्या है? बी है ना, एन प्लस टू टर्म को बी लिख दिया। ये एन प्लस टू टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से मैं आर निकाल लूंगा ना। तो आर इज इक्वल टू बी बाई ए रेस्ट टू पावर वन अपॉन एन प्लस वन। हाथों हाथ वहां फॉर्मूला बोल लो। वहां क्या होता है? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन। या एन क्या है? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। जितने ज्योमेट्रिक मीन में इंसर्ट करना चाहता हूं, अगर मैं 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना चाहूंगा, एन बराबर 2 रख दूंगा। 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना चाहूंगा, एन बराबर 3 रख दूंगा। पर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। आगे समझ। और एक बार यहाँ आने के बाद बस आर से मल्टीप्लाई करते रहो। देयरफॉर जीवन, क्या कह सकते हैं जीवन के बारे में? देयरफॉर जीवन इज इक्वल टू, क्या हो गया जीवन? ए आर। जी टू इज इक्वल टू, इसको फिर आर से मल्टीप्लाई कर दो। जी टू कौन सा टर्म हो गया? थर्ड, ए आर स्क्वायर ही आएगा ना। और मैं जी एन निकालना है, ये कौन सा टर्म है? एन प्लस वन टर्म, ए इंटू आर एस टू पावर एन। और वेर आर इज इक्वल टू, क्या आर की वैल्यू हमारे पास है? वेर आर इज इक्वल टू बी बाई ए रेस टू पावर वन अपॉन एन प्लस। जो भी यहाँ से आर की वैल्यू आएगी रख दूंगा मैं, सारे के सारे ज्योमेट्रिक में आ जाएंगे फटाफट। फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं हम चाहें तो। तरीका जो हमने वहां लगाया था वही तरीका यहाँ लगाया है। भूल जाए तो भी दिक्कत नहीं है ना, और याद रखें तो अच्छी बात है ना, ताकि उतना भी नहीं करना पड़ेगा अपने को ना। ठीक है ना? सवाल कर लेते हैं इस पर ना, लिखो आप। insert 4 geometric means, insert 4 geometric means, insert 4 geometric mean between 2 and 486. Insert 4 geometric means between 2 and 486. 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालना है अपने को ना। बस ऐसे एक बार लिख दो, अपने आप को समझा दो ना। फिर मैंने मान लिया कि 4 ज्योमेट्रिक मीन है, इनको निकालने के लिए मुझे आर निकालना पड़ेगा। ये तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा। ये टर्म्स कितनी हो गई है? 6 हो गई ना। तो T6 इज इक्वल टू ए आर रेस्ट टू पावर 5। व्हाट इज T6? 486। ये कितना आ गया? 2 आर रेस्ट टू पावर 5। therefore r is equal to r रेस्ट टू पावर 5 is equal to 243, 3 रेस्ट टू पावर 5। therefore r is equal to 5, r is equal to 3। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, सिंस r is equal to, कैसे भी कर लो आप, समझ में आनी चाहिए बात, हमारे समझ में आ भी रही है बात है ना, और उसका यूज करके निकाल सकते हैं। ऐसे निकाल लो चाहो डायरेक्ट, या वापस कंसेप्ट लगा दो, उससे भी निकाल सकते। और आर 3 आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, लगातार 3 से मल्टीप्लाई करते रहो। व्हाट इज जीवन? 6, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको 3 से डिवाइड कर दो, जो कन्वीनियंट लगे आपको। लास्ट वाला निकालने 3 से डिवाइड कर दो उसको, या उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 162 आ गया। ये 4 ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिए, ठीक है ना। लिखे नेक्स्ट सवाल लिखे ना, आर आना चाहिए बस निकालना, फिर कोई दिक्कत नहीं है अपने को। आर निकालने के बाद कोई दिक्कत नहीं है ना। Prove that the product of n geometric means, prove that the product of n geometric means inserted between two given positive numbers a and b, prove that the product of n geometric means inserted between two given positive numbers a and b is equal to square root of ab whole power n। वहां हम सम निकालते हैं, यहां हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। यहां सम भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। यहां प्रोडक्ट याद रखने लायक आता है,
इसलिए प्रोडक्ट निकाला जाता है ना, वहां सम याद रखने लायक आता है, ऐसे सम निकालते हैं। तो प्रूव करना है कि अगर दो पॉजिटिव नंबर ए और बी मेरे पास हैं, उनके बीच में जो एन ज्योमेट्रिक मीन आएंगे, अगर मैं उन एन ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई कर दूं, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होल पावर एन, वेयर एन इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। और व्हाट वी कैन से अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, व्हाट वी कैन से अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, दिस इज सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बट इन ए एंड बी। आता है ना वहां एन टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन आता है हमारा फॉर्मूला, वहां सम निकालते हैं तो सम क्या आता है, एन इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यहाँ आ रहा है nth पावर ऑफ सिंगल जीएम बिटवीन ए एंड बी, तो प्रोडक्ट निकालना है अपने को पसंद। तो दो नंबर हमारे पास ए और बी हैं, और हमें जो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास है उन ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट निकालना है, G1 G2 और Gn। इन एन ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट निकालना है। और हम जानते हैं इन सबको निकालने के लिए हमें पहले कॉमन रेशो चाहिए, और वो कॉमन रेशो निकालना आता है भी, दो बार निकाली है अभी हमने ना, डायरेक्ट चाहे तो यूज कर सकते हैं उनको। इसका कॉमन रेशो है R इज इक्वल टू B बाई A रेस्ट टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1। व्हाट इज n? बार बार अपने आप को बोलते रहो, अपने आप को समझाते रहो बार बार, n इज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। जितने मीन इंसर्ट करने के लिए बोलेंगे n की जगह रख दूंगा, यहाँ n मीन मुझे इंसर्ट करने हैं ना, तो मुझे इस जीपी का कॉमन रेशो मालूम पड़ गया। अब मैं चाहूँ तो इन सबको मल्टीप्लाई, इन सबको निकाल सकता हूँ, और जब इनका सम निकालना हो तो दिक्कत ही नहीं आती ना भाई। इनका अगर मुझे सम निकालना हो, सम भी निकाल सकता हूँ। किसे निकालूंगा? ये जीपी तो है, ये जीपी का फर्स्ट सम है, इस जीपी का कॉमन रेशो ये है, और टर्म्स कितनी है यहाँ से यहाँ तक, n। फॉर्मूला लगा दूं, a इंटू आर रेस्ट पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। नहीं आ रहा समझ में? सम भी निकाल सकते, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं अपन, वो याद रखने लायक आ रहा है, सम तो निकाल ही सकते हैं फॉर्मूला लगा के जीपी का ना। अब हम निकाल रहे हैं देयरफॉर G1 इंटू G2 Gn, ये हमें निकालना है। तो देखें भाई ये G1 क्या है हमारे पास, AR, लगातार मैं R से मल्टीप्लाई करता रहूंगा तो मिल जाएगा। अब ऐसे केस में क्या है, हम R की वैल्यू रख नहीं रहे अभी, क्योंकि हमारा आंसर नो डाउट R तो हमने एज्यूम किया है, हमारा जो आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ A B और N आएगा। सवाल में जो दे रखा होगा ना आंसर उसी के टर्म्स में आएगा हमारे पास। तो हमने इसको लिखा, G1 को लिखा AR, A को मल्टीप्लाई, व्हाट इज G2, इसको फिर R से मल्टीप्लाई कर दो, फिर R से मल्टीप्लाई कर दो, और ये टर्म कौन सा है, n प्लस 1 टर्म, n प्लस 1 टर्म आ गया, A इंटू आर रेस्ट पावर n। ठीक है बच्चों, अभी भी R नहीं रख रहे अपन, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब लगेगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया तब जाके अपन R की वैल्यू रखेंगे ना, वरना लिख रहा है R कॉम्प्लिकेटेड है हमारे पास है ना, इसलिए R की वैल्यू। अब देखो ये टर्म्स यहां से यहां तक, ये टर्म्स काउंटिंग में कितनी है, n, तो ये टर्म्स भी काउंटिंग में n है इसका मतलब, तो A कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A रेस्ट पावर n आ गया। अब ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनका बेस क्या है, सेम, तो इनकी पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो ये आ गया R रेस्ट पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। और क्या ये एपी है, इस एपी का फर्स्ट सम मुझे पता है, लास्ट सम मुझे पता है, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता है, मैं इसका सम निकाल लूंगा ना, तो A रेस्ट पावर n की जगह A रेस्ट पावर n आ गया, ये n बाई 2 फर्स्ट सम प्लस लास्ट सम। अब मैं रखूंगा R की वैल्यू यहाँ पर, अब तो रखनी पड़ेगी ना भाई, अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, अब रखूंगा R की वैल्यू, आगे समझ में, n बाई 2 फर्स्ट सम प्लस लास्ट सम। R हमारे पास लिखा हुआ है सामने, दोबारा समझाने के लिए लिख दो चाहो तो आप, सिंस R इज इक्वल टू B बाई A रेस्ट पावर 1 अपॉन n प्लस 1, ये चाहो तो लिख दो इसमें 1 अपॉन n प्लस 1 लिख दिया, रख दो A रेस्ट पावर n की जगह A रेस्ट पावर n। ये हमें R की वैल्यू रखनी है, लेकिन पावर कितनी लगी हुई है R पर, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये R पर पावर लगी हुई है, तो पावर की जगह पावर लिख दिया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ R, B बाई A रेस्ट पावर 1 अपॉन n प्लस 1, इसको ऐसा करके लिख दिया हमने। अब ये पावर मल्टीप्लाई होंगे आपस में, इस n प्लस 1 से क्या होगा, n प्लस 1 हट जाएगा यहाँ से ना, मल्टीप्लाई होती है ना पावर ऐसे, तो ये आ जाएगा A रेस्ट पावर n, ये आ जाएगा हमारे पास B रेस्ट पावर n बाई 2 और A रेस्ट पावर n बाई 2। अब इनका बेस से में तो पावर सेपरेट हो जाएंगे ना, वी गेट A रेस्ट पावर n बाई 2 एंड B रेस्ट पावर n बाई 2। अब इनकी पावर से में तो बेस को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो ना, AB होल पावर n बाई 2। अब अच्छा लगे दिखने में, इस चीज को ऐसे लिख दो आप, AB होल पावर n। अब इसको बोल सकते हैं ना अपन, इसको रीड कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन टू गिवन पॉजिटिव नंबर्स a and b is equal to nth power of single gm between a and b। what is this ab, square root of ab is single geometric mean। तो जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आएगा
उसकी nth पावर के बराबर आएगा वो प्रोडक्ट। और वहां क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मीन्स इनटू सिंगल एम, n इनटू a प्लस b बाई 2 बोलते हैं अपन। लिख सकते हैं therefore product of n geometric means will be equal to, therefore product of n geometric means will be equal to nth power of single gm, will be equal to nth power of single gm। थ्योरेटिकली लिख दिया मतलब उसको हमने समझ के। भाई किसी चीज को क्या बोलना भी आना चाहिए ना अपने को, बोलना आने का मतलब एक चीज क्लियर हो गई माइंड में। therefore the product of n geometric mean will be equal to nth power of single gm। सिंगल जीएम आ गया, उसके nth पावर निकाल दिया। चाहे तो सवाल कर सकते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, अब फॉर्मूला पता होगा तो फटाफट जल्दी हो जाएगा सवाल। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 geometric means inserted between 3 and 27। Product of 5 geometric means inserted between 3 and 27। Product of 5 geometric means inserted between 3 and 27। सवाल समझें, उसमें वैल्यू क्या है, ए क्या है, बी क्या है, एन क्या है। पेशेंस रखें, हर बार बताने की कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है आपको। हो गया 9 टू द पावर 5, आंसर इज 9 टू द पावर 5। तो ये तो ए हो गया ना भाई, ये तो ए हो गया ना, ये बी हो गया ना, और 5 ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट निकालना है ना, तो अंडरवुड ए बी होल पावर एन, अंडरवुड की जगह अंडरवुड ए वाड़ी ए इंटू बी, 3 इंटू 27, होल पावर क्या आ गया, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, तो दिस इज 9 टू द पावर 5। फॉर्मूले का ये एडवांटेज आ गया, और निकाल आया कैसे बता ही दिए निकाल के आपको ने, ऐसे अपन ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं ना। लिखें, एक सवाल लिखें, इफ m इज द अरिथमेटिक मीन इफ स्मॉल m, यानी इसमें इंपॉर्टेंट बात है, हमने जो r की वैल्यू रखी ना वो लास्ट में रखी, जब एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया तब जाके r की वैल्यू को रिप्लेस किया हमने, ताकि हमें कम से कम एफर्ट करना पड़ा, वरना बार बार r नहीं लिखा हमने, r को लेके चले लेकिन वैल्यू को लास्ट में लिखा ना। इफ स्मॉल m is the arithmetic mean of two distinct real numbers a and b, a और b वन से बड़े हैं, मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स a एंड b और वन से बड़े हैं, मतलब ये एक तरह से इन्होंने दिया पॉजिटिव है एक तरह से ना। इफ m is the arithmetic mean of two distinct real numbers a and b and g1 g2 g3 are three geometric means between a and b, three geometric means between a and b, three geometric means between a and b, can prove that g1 to the power 4 plus 2 times g2 to the power 4 plus g3 to the power 4 is equal to 4ab into m square। ये प्रूव करना है अपने को। m तो अरिथमेटिक मीन है a और b के बीच में, और g1 g2 g3 ज्योमेट्रिक मीन। बड़ा पेशेंस रखते हुए सवाल करें आप ना, कोशिश करा करो, क्लास में सवाल सही आया, हमारे क्लास में किए हुए सवाल का आंसर सही आया, उससे क्या कॉन्फिडेंस रहता है, भाई मेरे बात समझ में आ गई, बात तो समझ में आ रही है, जिंदा हूं मैं ना, वरना अब तो खत्म हो चुका होता मैं ना। मुझे आने दे रहे हो आप रोज, मतलब ये समझ में तो आ ही रहा है ना, और रोज ही समझ में आ रहा है शायद, है ना, हर चीज ही समझ में आ रही है शायद, तभी मैं आपके सामने खड़ा हूं। और अब जो समझ में आ गया उसको अप्लाई करके भी दिखा रहे हैं हम, आपको अपने आप अप्लाई करना है उसको एक बार। भाई g1 g2 g3 ज्योमेट्रिक मीन है 3 a और b के बीच में, और वो m जो है सिंगल अरिथमेटिक मीन हमारे पास है a और b के बीच में, और हमें प्रूव करना है कि भाई ये जो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 4ab इंटू एम स्क्वायर। अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है, उसका भी फॉर्मूला हमारे पास है, और ज्योमेट्रिक मीन निकालने उसके लिए हमें कॉमन रेशियो चाहिए होता है, उसका भी फॉर्मूला हमने अपने हाथ से निकाला है। आंसर नो डाउट ए बी और एम में दिख ही रहा है, अपने को प्रूव करना है इसलिए ना।
टाइम लगता है, लगने दिया करो आप, ऐसी बात नहीं है ना। पेशेंस, पेन चलता रहना चाहिए बस अपना। और पेन चलने का मतलब हर बात समझ में आ रही है, अपन एक एक स्टेप को लिख पा रहे हैं मतलब। हो गया ना, बस वही इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जो आर आएगा ना थोड़ा इनकन्वीनियंट आएगा, उसको लास्ट में लिखेंगे हम, बस ये है ना। उसको बार बार लिखेंगे तो टर्म बार बार लिखनी पड़ेगी अपने को। हम पहले एक्सप्रेशन जो भी हमें लाना है, वो जो एक्सप्रेशन लाना है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ जाएंगे। अब लगेगा अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तब मैं जाके आर रखूंगा उसमें ना, वरना आर तो निकाल ही लूंगा मैंने। अब एम तो मुझे क्लियर कट पता है भाई, एम तो क्या है, सिंगल अरिथमेटिक मीन है। तो सिंस एम बराबर कितना हो गया, एम बराबर हो गया ए प्लस बी अपॉन 2 हो गया ना, ए प्लस बी अपॉन 2। ये ऐसा बोल सकते हैं 2m इज इक्वल टू, ऐसा बोल सकते हैं 2m इज इक्वल टू ए प्लस बी, 2m इज इक्वल टू ए प्लस बी, 2m इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये ऐसा बोल सकते हैं। ये एक तो लिख लिया। अब ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास है, तो ए है, एक ज्योमेट्रिक मीन G1 है, एक G2 है और एक G3 है। अब इन सबको निकालने की आवश्यकता महसूस होगी अपने को। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉमन रेशो चाहिए ना। या तो दोबारा वापस फॉर्मुला लगा दो, या तो फॉर्मुला लगा दो या कंसेप्ट लगा दो। कितनी टर्म हो गई, 5 हो गई। या फटाफट हमने ऐसे निकाल लिया, सिंस आर इज इक्वल टू, अब तो निकाल ही लेते हैं ना, बी बाई ए रेस्ट पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन और प्लस 1, तो बी बाई ए रेस्ट पावर 1/4। अब थोड़ा इनकन्वीनियंट रखना है इसको, बार बार अपन आर लेके चलेंगे और लास्ट में आर की जगह रख देंगे ना। अब मुझे चाहिए G1, तो व्हाट वी कैन से अबाउट G1, G1 इज इक्वल टू ए इंटू आर, G2 इज इक्वल टू ए इंटू आर स्क्वायर, व्हाट इज G3, ए इंटू आर क्यूब। कैसा आ जाएगा, अब हमें चाहिए देयरफॉर G1 टू द पावर 4 2 टाइम्स G2 रेस्ट टू पावर 4 प्लस G3 रेस्ट टू पावर 4। नाउ व्हाट इज G1 रेस्ट टू पावर 4। अब चाहे इसका फोर्थ पावर निकालूं, इसका निकालूं, इसका निकालूं, उन सब में ए और आर तो आएगा आएगा ना। ये लिख लेते हैं चाहे तो, अब एक बार समझ सकते हैं तो समझ लो, वरना कोई बात नहीं ना। ये ए रेस्ट टू पावर 4 आर रेस्ट टू पावर 4, यहाँ आएगा ए रेस्ट टू पावर 4 2 टाइम्स, ये 2 की जगह तो 2 आ गया, और ए रेस्ट टू पावर 4 एंड आर रेस्ट टू पावर 8, अगेन ए रेस्ट टू पावर 4 आर रेस्ट टू पावर 12 आएगा ना। डिग्री 4 निकाल रहे हैं अपन सबकी। अभी भी हमने आर को नहीं रखा, अभी भी लग रहा है भाई इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां से बाहर निकाल लिया मैंने, ए रेस्ट टू पावर 4 आर रेस्ट टू पावर 4 को बाहर निकाल लिया। नाउ व्हाट डू वी गेट, 1 प्लस 2 आर टू द पावर 4 प्लस आर टू द पावर 8। अभी भी नहीं रखा हमने, अभी दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर बन गया, उस पर रख दो उसको आप, ए रेस्ट टू पावर 4 आर रेस्ट टू पावर 4 1 प्लस आर रेस्ट टू पावर 4 होल स्क्वायर। अब रखूंगा मैं, अब तो सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, अब मैं रख दूंगा आर की जगह। आगे समझ में। अब अगर आर ये है तो व्हाट इज आर टू द पावर 4, बी बाई ए, अब रख देंगे, बड़ी आसानी से आ जाएगा, ताकि कम से कम प्रयास करना पड़ा आपने को ना। दोबारा फिर दिखा सकते हो चाहो तो आप यहाँ, भाई सवाल जब करते हैं ना अपन, कम से कम सब्जेक्टिव एग्जाम में जो भी आप यूज कर रहे हो, एग्जामिनर को दिखाते हुए चलो आप, भाई मैंने ऐसा किया है, तो उसको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, और उसका दिमाग लग जाएगा तो आपको तकलीफ देगा। फिर उसको दिमाग लगेगा मतलब उसको तकलीफ होगी, फिर आपको भी तकलीफ देगा वो। इससे उसका दिमाग लगना ही नहीं चाहिए। उसको सवाल नहीं आता हो ना अगर, तो भी आपका सवाल पढ़कर समझ में आ जाए उसको, बस इतना क्लियरिटी से सवाल लिखा होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए बस, कि भाई रीडेबल है और पढ़ने में आ रहा है मतलब, है ना। तो ये आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू बी बाई ए, तो ये कितना आ गया, ए रेस्ट टू पावर 4, दिस इज बी बाई ए, और दिस इज अगेन 1 प्लस बी बाई ए होल पावर 2। तो एक तो ए यहाँ जाएगा, एक ए स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो ए क्यूब तो वो हो जाएगा, क्या जाएगा, ए इंटू बी और अगेन ए प्लस बी होल स्क्वायर। ना व्हाट इज ए प्लस बी, 2m, तो 4m स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे, और फिर यहाँ लिख दो, आ रहा है ना समझ में। व्हाट इज ए प्लस बी, अगेन 2m आ गया ना, फिर लिख दिया, फिर समझा दिया हमने यहाँ, सिंस a प्लस बी बराबर 2m, तो 2m का होल स्क्वायर आ गया, तो 4ab स्क्वायर प्रूव हो गया ना। मतलब वही है, आर निकालना आता है, उसको अपन लास्ट में रख रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन खुद के लिए क्रिएट नहीं कर रहे, बार बार रख के ना। लग रहा है अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, तो अपन वहां पर जाके अब आर निकाल रहे हैं ना। तो इस तरह से अपन इस जीपी की बात कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हल्का सा स्टार्ट कर देते हैं अपन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। डेफिनेशन लिख लेते हैं ना,
हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा लगेगा अपने को भी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन शुरू हो गया आज हमारे में, बोलने में अच्छा लगेगा अपने को ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये क्या है, जो सीक्वेंस वगैरह बढ़ती जा रही है हमारे ना, जब एग्जाम में सवाल आएगा तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई एपी है क्या, जीपी है क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है क्या, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। तो इसमें लिखे हैं अ सीक्वेंस इज सेड टू बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस वर्ड यूज करें या प्रोग्रेशन वर्ड यूज करें एक ही बात है ना। सीरीज में क्या होता है, सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर देते हैं बस अपने में, उसको बोलते हैं, वो जो एक्सप्रेशन आता है उसको सीरीज बोला जाता है। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ द रेसिप्रोकल of its terms form an AP. A sequence is said to be harmonic progression if the reciprocal of its terms form an AP. Form an AP. यानी कोई सीक्वेंस हमारे पास है, हमें पता लगाना है कि वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है क्या, तो सीक्वेंस की टर्म्स का उल्टा कर दो आप, और उल्टा करने पे जो टर्म्स आई हैं लगता है वो उनसे एपी बन रही है, तो दैट गिवन प्रोग्रेशन इज नोन एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये कैसे एफर्ट करेंगे, जब एग्जाम में सवाल आएगा फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, ये सवाल आ गया तो पहले मैं क्या डिफरेंस निकाल के देखूंगा, बराबर नहीं आ रहे भाई, एपी नहीं है, रेशियो निकाल के देख लिया नहीं आ रहा सेम, जीपी नहीं है, अब क्या करूंगा, उनको उल्टा कर दूंगा, पर डिफरेंस एपी में आ गया, यानी वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है इसका मतलब। तो ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना है, तो फटाफट दिख ही जाएगा भाई एचपी है या एपी है जीपी है, नहीं देखिएगा तो सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा अपने को ना, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, दिस इज a हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उल्टा कर दो उसका, उल्टा करने से क्या आ रहा है, 2, 5, 8, 11 आ रहा है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। समझ में आ गया ना आपको। ऐसे बोल सकते हैं, जैसे अपन a 1/a जनरलाइज करना हो तो 1/a, 1/a + d, 1/a + 2d, ये जनरलाइज कर दिया ना, 1/a + 3d, ये जनरलाइज कर दिया इसको, इसका उल्टा कर दो तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगा हमारे पास। अब देखो डेफिनेशन में क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ये है कि अगर किसी प्रोग्रेशन की टर्म्स को मैं उल्टा कर दूं, उल्टा करने पर अगर एपी आ रही है, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी कोई भी अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एपी एक जरूर एग्जिस्ट करेगी। भाई अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एपी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एपी के कॉरस्पॉन्डिंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन एग्जिस्ट करे। अगर वो एचपी है तो एपी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी करेगी, क्योंकि ये उसकी डेफिनेशन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एपी के कॉरस्पॉन्डिंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाए, जरूरी नहीं है हर एपी को उल्टा करने से एचपी आ जाए, ऐसा नहीं है ना। कब हो सकता है ऐसा, जब उसका कोई टर्म 0 आ जाए। मान लो फॉर एग्जाम्पल 4, 2, क्या ये एपी है, अब इसका उल्टा कर दो आप, डिफाइन नहीं होगा ना वो टर्म, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एचपी नहीं आ सकती है ना। हाँ अगर लगता है भाई एपी का कोई टर्म 0 ही नहीं है तो उसका उल्टा करने पर 100% क्या आएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आएगा, है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं corresponding to each harmonic progression, corresponding to each and every harmonic progression, corresponding to each and every harmonic progression, there will always exist a corresponding AP. There will always exist a corresponding AP. Corresponding to each and every harmonic progression, there will always exist a corresponding AP. But its converse is not always true. But its converse is not always true. Corresponding to each and every harmonic progression, there will always exist a corresponding AP, but its converse is not always true. इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है सही हो कि हर एपी के कॉरस्पॉन्डिंग एसपी आ जाए, वो जरूरी नहीं। कल कंटिन्यू करते हैं बाकी फिर अपने ना। एक तो पेपर हुआ था आपका ना, तो उसमें नंबर आए होंगे आपके ना, तो किसी बच्चे को लगता हो मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए होंगे, मेरे से ज्यादा तो किसी के आ ही नहीं सकते, ऐसा किसी को कॉन्फिडेंस हो। सभी में एक बेच में से आ रहा हूँ, उसमें कॉन्फिडेंस था, फटाफट हाथ खड़ा करा, उसी के सबसे ज्यादा निकले। हाँ कितने नंबर आए आपके? 288, तीनों में मिला के, मतलब दोनों पेपरों में मिला के। अच्छा 288। मैथ्स में कितने? इनसे ज्यादा किसी के हों? मुझे इनको कॉन्फिडेंस था, इनसे ज्यादा किसी के हों? मतलब टोटल 270 है, मतलब इनसे टोटल में इनसे ज्यादा किसी का हो, टोटल में इनसे ज्यादा किसी का हो,
मैंने मैथ्स में कितने हैं? नंबर बताओ ना कितने हैं, तो उसका परसेंटेज नहीं निकाल सकते अपन? हाँ भाई, वो भी अच्छा आपने पढ़ाया नहीं सर, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तैयार रहते हैं हंसने के लिए अपन ना, मतलब किसी के लिए ऊपर हंसने के लिए तैयार रहते हैं अपन। अब बच्चे के नंबर एक तो अच्छे आए, परसेंटेज निकालना आता ही होगा ना, नहीं आता होगा वो तो कोई बात नहीं, निकाल के नहीं आया तो क्या हुआ है ना। तो मैथ्स में आपके कितने हैं? 96। अच्छा, और टोटल में कम है? अच्छा, मैथ्स में इनके 96 है ना। एक बच्चे के पूरे 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 से पूरे नंबर है मैथ्स, मैथ्स में पहले पेपर में पूरे नंबर है, दूसरे में पूरे नंबर, और टोटल है उसके 343, अर्थात सबसे ज्यादा उसी के होंगे, 343 टोटल है उसके। तो टोटल यही ज्यादा है ना आपके बेस में, सबसे ज्यादा टोटल यही है मैक्सिमम। और मैथ्स में हाईएस्ट 96 है ना, मैथ्स में हाईएस्ट 96, इनसे ज्यादा किसी की नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन आप पेपर एक बार देख के आना कल, फिर अपन डिस्कस करेंगे उसको ना। देख कर आने का मतलब ये है सॉल्यूशन मिल चुके हैं आपको ना, देख कर आने का मतलब क्या है बता रहा हूँ मैं आपको ना, और उस बात को फॉलो करना है अपना टाइम बचाने के लिए ना। वो पेपर आप अटेम्प्ट करके आए एग्जामिनेशन हॉल में, करके आए, कुछ सवाल आपसे हो गए होंगे, कुछ आपसे नहीं हुए होंगे, जो नहीं है वो दोबारा अटेम्प्ट करे होंगे आपने, या करने चाहिए, नहीं करे तो करने चाहिए। फिर भी नहीं हो रहे तो वो सॉल्यूशन आपके पास है, उसको रेफर कर सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया, मैं हूं, मेरा नंबर थर्ड स्टेज पर आएगा, लेकिन पहला नंबर आपका आया है, आप दोबारा ट्राई करें, नहीं होता है तो सॉल्यूशन रेफर करें, ट्राई करें बल्कि सॉल्यूशन बाद में देखें। वो हेल्प के लिए, अपने टाइम बचाने के लिए, वो सॉल्यूशन सिर्फ टाइम बचाने के लिए दिया जाता है। कोई डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ होता है अपने पास है ना, तो उसको देखें, सॉल्यूशन को देखें, कोई दिक्कत आती है तो फिर मुझसे पूछें है ना। मैं उसी बच्चे से पूछूंगा जो पेपर का सवाल पूछेगा, मैं पूछ सकता हूँ उसने कहाँ अटेम्प्ट कर रखा है ना, वो इतना तो पूछने का हक ही नहीं है। बिल्कुल है, मानते हैं आप है ना, इतना तो पूछने का हक है ना, तो वो पूछूंगा। फिर अपने नंबर जिसने ऐड नहीं कर रहा हूँ वो भी ऐड करके लाएंगे कल ना, तो कल उसको डिस्कस करेंगे अपन। होमवर्क लिख लें जो करके लाना है अपने को। होमवर्क में हमारे पास सीक्वेंस की शीट है किसी के? मेरे पास भी आपकी 2 शीट मुझे ना, सीक्वेंस की शीट में हमारे पास एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, सीक्वेंस एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। मेरे हिसाब से इसमें कुछ हो नहीं पाएगा अपने से, पढ़ते तो हैं अपन लेकिन कर सकते हैं B5 कर सकते हैं, पार्ट 1 का B5 कर सकते हैं, पार्ट 1 में यही हो पाएगा ना। पार्ट 2 में देखते हैं एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, इसमें हम B4 कर सकते हैं ना, B3 हम कर चुके, शायद सेक्शन B पूरा हो जाएगा इसके बाद है ना। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर B2, B2 कर सकते हैं हम, B3 कर सकते हैं, एंड B4 कर सकते हैं। इसके बाद आ गए हम एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। पार्ट 2 में लिखते हैं मैंने ना, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 करना है, 7 हम कर चुके, 8 कर चुके ना, उसके बाद हमें 10 करना है ना, 11 करना है, 12 हम कर चुके, शायद 13 कर चुके हैं ना। उसके बाद हम आ गए एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, कर सकते हैं आप है ना, करने के बाद आपको अच्छा लगेगा।
इस सवाल को ध्यान से पढ़ना आना, बड़ा आसान सवाल है, थोड़ा सा करने की कोशिश करना, आपसे हो जाएगा ये, मुझे पूरा विश्वास है। सेकंड के बाद 6 पर आ गए अपन, 6 करना है। 6 के बाद 8, 8 पूरा थ्योरेटिकल है, तो कॉमा वगैरह भी लगा हुआ होता है ना थ्योरेटिकल में, हम जानते हैं कॉमा लगा होता है थोड़ा रुकना होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं कॉमा को? अल्प विराम, मतलब अल्प विराम लेना है अपने को ना, जहाँ कोमा लगा हुआ होता है ना, क्योंकि कोमा क्या है भाई, स्किप कर जाते हैं ना अपन, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 की बात कर रहा हूँ, बड़े पेशेंस से पढ़े इसको ना, सवाल समझना है कि क्या कहा गया है, उसके बाद सवाल करने की कोशिश करें, आपसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करना है। 8 के बाद नेक्स्ट हम आ गए एक्सरसाइज 2 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर मैथ दो कलम 1 करना है अपने को ना, MTC 1 हम शायद कर सकते हैं, MTC 1, और एक हमें करना है कॉम्प्रेंशन नंबर 2। हाँ, कॉम्प्रेंशन नंबर 2, और एक पेपर देख के आना है अपने को। कॉम्प्रेंशन नंबर 2 का मतलब क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ठीक है ना, पेपर देख के आने हैं दोनों अपने को, है ना, ठीक है ना, ये करके लाना है अपने को। नंबर जोड़ के भी लाने हैं अपने को ना, मैं नंबर पूछ सकता हूँ किसी से ना। हाँ, क्या हुआ? मॉडल आपका है? अच्छा, देता हूँ मैंने। ये देखना कौन सा है आपका, ये है ना, ये आपका है ना, ये मेरा है शायद, आपका शायद ये वाला है, नाम लिखा हो उस पर ना, कहीं गुम जाए ना कभी तो दिक्कत नहीं आए। आपका ही शायद ये आपका है।